अस्सलाम वालेकुम जी, दिस मलिक इस्माइल और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ जवाब दी, जहां हम सवाल उठाएंगे और जवाब लेंगे। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हैंडल यहाँ पे आ रहा होगा, बिकॉज इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मेरी मोस्टली अपडेट्स मिल जाती हैं, जबकि यूट्यूब के ऊपर आपको एवरी मंडे 6 PM नया एपिसोड मिलता है। खैर, आज के पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है वो बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत है। वो हैबिट जोन के को फाउंडर मोहम्मद हसन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर प्रीशियस टाइम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हसन भाई, पॉडकास्ट का बड़ा कैजुअली में स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हैबिट जोन? ओके, हैबिट जोन इज अ बिहेवियरल सिस्टम कंपनी जिसमें हम लोगों की आदतों के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, हैबिट जोन के अंदर हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऐड किए हैं। इंटेंशनल हैबिट जोन, अनइंटेंशनल हैबिट जोन, रिलैप्स जोन, फ्रिक्शन जोन। अच्छा, अब इंटेंशनल हैबिट जोन के अंदर क्या हो रहा होता है कि हम लोग इंटेंशनल, अनइंटेंशनल या इंटेंशनल, ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटेंशनल के अंदर ये हो रहा होता है कि हम लोग सोच समझ के जो हम काम करते हैं वो हमारी इंटेंशनल हैबिट्स में शुमार होती हैं। और अनइंटेंशनल हैबिट्स ये होती हैं कि हम लोग बगैर सोचे समझे जो काम कर रहे होते हैं। जिस तरह कुछ लोग होते हैं कि वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 2 कदम एक साथ चढ़ रहे होते हैं, वो बगैर सोचे समझे वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो अनइंटेंशनल उनका हैबिट जोन एक बिल्ड हुआ है। ठीक है, जिस तरह बचपन में एक टाइल छोड़ के हम एक टाइल पे चलते हाँ, थे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट और लोगों की आदतें हैं जो कि शुरू से चल रही हैं अभी तक। ठीक है, और फिर इंटेंशनल हैबिट्स होती हैं जो हम सोच समझ के कर रहे होते हैं कि यार हमने बैठ के कोई काम करना है। लाइक से मैंने जिम स्टार्ट करनी है, मैंने कोई बुक रीड करनी है, उसके लिए मुझे प्रॉपर हैबिट्स अपनी बनानी पड़ेंगी, वो हमारी इंटेंशनल हैबिट्स हैं। फिर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल के दरमियान कुछ 2 जोन्स हैं, फ्रिक्शन जोन और रिलैप्स जोन। फ्रिक्शन जोन में जब हम चीज़ों को शिफ्ट कर रहे होते हैं इंटेंशनल से अनइंटेंशनल में, तो हम वो चीज़ें फ्रिक्शन जोन के अंदर ऐड करते हैं कि यार क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं एक आदत से दूसरी आदत पे शिफ्ट करने में। लेट्स से कोई स्मोकिंग करता है इतने टाइम से, तब उसने स्मोकिंग छोड़नी है, तो उसमें क्या उसको प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं, इस तरह की चीज़ें। रिलैक्स जोन के अंदर हम फिर से वो दोबारा लूप के अंदर वो ना आए, इस तरह की चीज़ें हम देख रहे होते हैं। तो हैबिट जोन के बैकएंड पे हमने बहुत काम किया है। इससे पहले एक ऑथर थे, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने ना एक ग्राफ बनाया था, एक डायग्राम लोगों के सामने दी थी बहुत पुरानी, कि पहले उसमें था कंफर्ट जोन, उसके बाद फिर फेयर जोन, लर्निंग जोन और फिर ग्रोथ जोन। इस सब के बाद जो एक चीज़ उन्होंने मिस कर दी थी, हैबिट जोन। ठीक है, ठीक है, कि हम कंफर्ट जोन से निकलते हैं, कंफर्ट जोन के अंदर हम इजी बैठे हैं, मोबाइल उठाया हुआ है हमने, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें किसी कोई फोर्स नहीं कर रहा कि भाई ये काम करो। जब हमें कोई काम करना होता है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के फिर फेयर जोन को क्रॉस करना होता है कि यार कोई चीज़ जो मैंने पहले कभी नहीं की तो मुझे उस चीज़ को करने में डर लगता है, तो वो फेयर जोन के अंदर हम कहते हैं उसको। फिर लर्निंग जोन आ जाता है कि भाई हम कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं, कोई नया काम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। फिर ग्रोथ जोन आता है कि हम थोड़ा सा ग्रो करने लगते हैं, बट उस सब के बाद दोबारा हम शिफ्ट हो जाते हैं अपने कंफर्ट कंफर्ट जोन। जोन। ठीक है, दोबारा कुछ ऐसा हो जाता है कि वो सब चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं। दोबारा ऐसा कुछ होता है कि हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद वही रूटीन सेम हमारी शुरू हो जाती है, फिर हम वही सेम लूप्स पैटर्न के अंदर आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम बर्न आउट हो गए हैं, हमसे काम नहीं हो रहा, इस तरह की चीज़ें लोगों के अंदर हो रही हैं। राइट नाउ वर्ल्ड इज सो डिस्ट्रैक्टेड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, इतना सब कुछ है, कंटेंट इतना तेज़ी से चल रहा है, इतना तेज़ी से चल रहा है कि हम लोग रुक ही नहीं पा रहे। आज कुछ ट्रेंड चल रहा है, कल कुछ ट्रेंड चल रहा है, परसों कुछ चलेगा। ठीक है, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं कि हम वो फोकस ही नहीं कर पा रहे। और राइट नाउ मैं ये कहूँगा कि भाई कंपटीशन कम हो गया हाई परफॉर्मर्स में, फाउंडर्स, हाई परफॉर्मर्स, अब बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। आधी से ज़्यादा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है।
आप सोशल मीडिया के फॉलोइंग में नंबर्स उठा के देख लें, इतने लोग डेली स्क्रीन टाइम जो है ना लोगों का, आप कह लें कि 5 घंटे 6 घंटे चल रहा है एक एवरेज बंदे का, ठीक है। अगर हम अपनी लाइफ को स्टडी करें, हमें ऑन एवरेज हमारे दिन के 24 घंटे हैं, ठीक है। अब उन 24 घंटों में आप 8 घंटे तकरीबन हर रोज सो रहे होते हैं, 3 पार्ट्स बन गए ना 8-8 घंटे के। अब 8 घंटे आप सो रहे हैं, 8 घंटों में बाकी 8 घंटों में आप अपनी कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिंदा रहना है, कमाना है, तो काम तो करना पड़ेगा, तो हम 8 घंटे उसको दे देते हैं। बाकी के बचते हैं 8 घंटे, जिसमें आप अपने काम शाम कर रहे हैं, नमाज, बाकी चीज़ें, ठीक है, आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर ही आपके 5-6 घंटे एक्स्ट्रा भी जा रहे हैं, जो कि मोबाइल फोन की स्क्रीन टाइम पे, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग में जा रहा है, ठीक है। तो हम लाइफ के तकरीबन कोई 30-40% ऑफ द टाइम हम सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है। तो ऐसे कह लें कि भाई बहुत से लोग डिस्ट्रैक्ट हैं, और डेली बेसिस पे डिस्ट्रैक्ट हैं। हमारी 24 घंटों में से तकरीबन 35-40% जो है वो हमारा डिस्ट्रैक्टेड टाइम जा रहा है, जो कि हमें पता भी नहीं चल रहा और हो भी रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी अजीब चीज़ें दुनिया के अंदर चल रही हैं, सोशल मीडिया की फॉलोइंग से, टिकटॉक से, इंस्टा की रील्स। इंस्टा पे तो ये होता है ना कि बच्चे अभी हमारे पास भी आते हैं, बच्चे के कहते हैं यार हम मोबाइल उठाया, हमने सोशल मीडिया इंस्टा ऑन किया, कोई हमें कोई नोटिफिकेशन आया, पहले उस पैटर्न को समझते हैं। आपने नोटिफिकेशंस ऑन किए हैं अपने फ़ोन के, आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज था, आपने वो देखने के लिए उठाया, उसको रिप्लाई करने के बाद आप इंस्टा पे चले गए, फेसबुक ओपन कर ली, आपके 5-10-15 मिनट निकल गए, आपको ये रियलाइजेशन ही नहीं हुई कि मैंने अपने इतना टाइम ज़ाया कर दिया। आप खुद नोटिस करेंगे कि जब मैं सोशल मीडिया पे होता हूँ, इंस्टा के रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंस्टेंट डोपामीन हमें मिल रहा है। जब वो इंस्टेंट डोपामीन मिल रहा है तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ नहीं जा रहा होता, कि अब इंस्टेंट डोपामिन जहाँ से मिल रहा है और काम करेंगे तो हमें प्रॉपर फोकस करने में ना तकरीबन, कुछ स्टडीज कहती हैं कि हमें 9 मिनट्स लगते हैं, कुछ स्टडीज कहती हैं 22 मिनट्स लगते हैं एक टास्क पे फोकस करने में अगेन, ठीक है। और 20-22 मिनट तो हम काम करते ही नहीं है, हमें एक नोटिफिकेशन आया, हमने मोबाइल उठाया और दोबारा लूप में चले गए, ठीक है। तो वर्ल्ड इज सो डिस्ट्रैक्टेड, और मैं ये कहूँगा कि जो हाई परफॉर्मेंस है ना, उनमें कंपटीशन अब बहुत कम हो गया है, ठीक है। आपको सिर्फ डिसिप्लिन होना है, ठीक है। ऑल यू नीड इज़ अ विनिंग माइंडसेट, ठीक है। आप अपनी रूटीन सेट करें, अपनी हैबिट सेट करें, और इस तरह के छोटे छोटे अपने सिस्टम से काम करें, आपकी लाइफ बहुत सेट हो जाएगी। ठीक है, आप बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि आप हैबिट जोन में लोगों की हैबिट्स को आइडेंटिफाई करके yes. और उनको ये बताते हैं कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, yes. और बेसिकली आप उनको ट्रेन कर रहे हैं टू बी डिसिप्लिन। हैबिट जोन के अंदर ना हमारी कोर फिलॉसफी है कि वी आर ऑलरेडी कंसिस्टेंट बट एट द रॉन्ग थिंग्स, ओके, ठीक है। रॉन्ग थिंग्स में क्या है, यही है, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग है, एनी डिस्ट्रैक्शंस, कुछ भी हो सकता है वो। हम कंसिस्टेंट हैं बट एट द रॉन्ग थिंग्स। अब हमने उन रॉन्ग थिंग्स के बजाय हमने अपनी इंटेंशनल हैबिट्स वहाँ पे पुट करनी है, लाइक रीडिंग, ठीक है, लाइक कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, ठीक है, उससे आपको बहुत आइडिया हो रहा है, आप अपनी लर्निंग पे काम कर रहे हैं। अब राइट नाउ एआई की टेक्नोलॉजी की वजह से इतना सब कुछ फास्ट हो गया कि डेली बेसिस पे अपडेट्स आ रही होती हैं। अगर आप डेली बेस पे वो अपडेट्स नहीं ले रहे ना, तो लेट्स से आपने एक हफ्ता ऑफ लिया ना, एक हफ्ते बाद आ रहे हैं, इतना सब कुछ चेंज हो गया होगा, ठीक है। अगर आपने वो एक हफ्ते में वो चीज़ें नहीं सीखी तो आप पीछे ऑलरेडी रह गए हैं। पहले ये होता था कि पाकिस्तान में हम बाकी के जो लोग थे, हम अमेरिका या बाकी सिंगापुर की बात कर रहे हैं हम, तो वो लोग हमारे से टेक्नोलॉजी में आगे थे। इस वक्त सब लोग बराबर हो गए हैं। इस वक्त सब लोग बराबर हो गए, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम लोग और बाकी जो यूएस में एक बंदा बैठा है उसके पास सेम टेक्नोलॉजी है इस वक्त, ठीक है। सेम टेक्नोलॉजी कैसे कैसे देखें ना, क्लॉड आया है, क्लॉड उनके पास भी है, हमारे पास भी है, परप्लेक्सिटी उनके पास भी है, हमारे पास भी है, उनके पास भी सेम टूल्स हैं, हमारे पास भी सेम टूल्स हैं। अब हमें ये भी पता है कि ये टेक्नोलॉजी बनी कैसी है, एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने कैसे हैं, उन्होंने इतना टाइम कैसे बनाया। पहले था एआई को ना
आपको वो चाहिए होता है, कंप्यूटेशनल पावर और डाटा चाहिए था। ठीक है। पहले आज से 10 साल पहले इतनी चीज़ें एडवांस नहीं थी। अब हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर भी है, अब हमारे पास लॉट ऑफ डाटा भी है, ठीक है। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड करके अपने मॉडल्स भी ट्रेन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बात, मेरी दो साइड्स हैं, टेक्निकल साइड, एक सॉफ्ट स्किल्स वाली साइड। आज हम सॉफ्ट स्किल्स पे ही बात करेंगे, टेक्निकल साइड पे थोड़ा सा टच करेंगे, बट उसमें हम एक और एपिसोड के कोशिश करेंगे कि इस पे हम एक और एपिसोड प्लान करेंगे। ऑब्वियसली हम सीरीज ऑफ एपिसोड्स प्लान कर सकते हैं, हम बुक्स पे Definitely. कर सकते हैं, हम हैबिट्स पे बहुत अलग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन पे कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। अच्छा, who is Hassan when no one is around, when cameras are off? Who is Hassan then? ओके, अच्छा एक और चीज, हसन। I really apologize. I really apologize. बहुत से लोग मुझे हसन कहते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन, मेरा नाम हसन है। अच्छा, हु इज हसन व्हेन नो वन इज अराउंड? एक बंदा ही नाचीज जो अपने आप को बेहतर करने में लगा हुआ है, दैट्स इट। ठीक है। अब ये देखेंगे, मैं कभी भी कोई ये काम नहीं करूँगा कि लोगों से मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी तो मैं करूँगा, फिर मैं लोगों के ऊपर डिपेंड हो गया हूँ ना, कि लोग मुझे वैल्यू करेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, तब ही मैं कोई काम करूँगा। नहीं, मेरा कंपटीशन खुद के साथ है। जो मैं आज से 5 साल पहले था, मैं उस मेरा 5 साल ही क्यों जाना, पिछले एक दिन की बात कर लेते हैं। जो मैं कल था, कल मेरी अगर कोई बैड हैबिट बनी हुई थी तो मैंने अब उसको ठीक करना है, मैंने अपने आप को फिक्स करना है और आगे फिक्स करते जाना है। अभी ना हम बात करेंगे आइडेंटिटी शिफ्ट के ऊपर, कि आप जो करंट हैं और जो करंट आगे फ्यूचर में बनना चाहते हैं, उसके दरमियान में ना एक गैप बना हुआ है, आपने वो गैप फिल करना होता है। अब लेट से एक बंदा है, वो ये कहना चाहता है कि मैं जो हूँ वो अपनी बॉडी की टेक केयर करता है, ठीक है, हेल्दी खाना खाता है, लेकिन कभी भी वो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहा, वो बाहर से जंक फूड खा रहा है, उसने कभी एक्सरसाइज ही नहीं की, ठीक है, उससे एक पुशअप भी नहीं लगाया जाता, उसने कभी कोशिश ही नहीं की ना, ठीक है। तो वो कैसे कह सकता है कि मैं साल बाद मेरी ये रूटीन होगी या मैं इस तरह बन पाऊंगा? नहीं बन सकता। सेम थिंग है, कोई कहता है कि भाई मैं मिलीनियर बनना चाहता हूँ, और उसकी फाइनेंशियल जो हैबिट्स हैं वो इतनी ख़राब हैं कि उसके पास पैसे आते हैं और वो बगैर सोचे समझे बस चीज़ें परचेज किए जा रहा है। उसको कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस तरह सेविंग्स करूँगा, किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स बिल्ड करूँगा, मेरी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, मेरी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, ठीक है। अगर तो वो सब चीज़ें नहीं करेगा तो ऑब्वियसली इन द एंड वो कभी भी वो चीज़ लेवल अचीव ही नहीं कर सकता। एसेट्स और लायबिलिटी को समझने के लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स राइट नाउ इज रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड थोड़ी सी आउटडेटेड है, ओके, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ मनी आप पढ़ सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड मेरी ना फर्स्ट ऑर्डर में थी, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, ठीक है। उसकी हाइप है, वैल्यू शायद बहुत कम है। आई विल रिकमेंड, मैं ना इन द एंड बुक्स रिकमेंड करूँगा, बट राइट नाउ द साइकोलॉजी ऑफ मनी आप पढ़ सकते हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा एक बहुत अच्छी बुक है टूल ऑफ टाइटन बाय टिम फेरिस। उसके 3 चैप्टर्स हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड वाइस, ओके, ठीक है। हेल्थ के अंदर टोटली इतनी कमाल की उन्होंने बातें की हुई हैं। उस टिम फेरिस ने ना वहाँ पे 200 बिलियनर्स की लाइफ को स्टडी करके जो उसने प्रॉपर इंटरव्यूज और पॉडकास्ट किए थे, उसके ऊपर उसने एक बुक लिखी। 700 पेजेस की वो बुक है, 700 प्लस पेजेस की, ठीक है। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत कमाल की चीज़ें लिखी हुई हैं। हेल्थ के चैप्टर में बहुत कमाल चीज़ें लिखी हुई हैं, वेल्थ के चैप्टर में इंतहाई कमाल चीज़ें लिखी हुई हैं। वहाँ पे एक बात मुझे अभी तक याद है कि ना, वहाँ कोई सिंगर थे, कोई आर्टिस्ट थे, तो वो एक मॉल में गए, वहाँ पे ना लोगों के एल्बम्स लगे हुए थे, और उसने पूछा कि आप ये किस तरह करते हो कि लेट्स से अगर मैं यहाँ एल्बम लगाना चाहता हूँ तो मुझे आप क्या चार्ज करोगे, ठीक है। तो उसने कहा कि आपका जितना भी एल्बम का रेट होगा हम उस पर $4 लेंगे आपसे। तो वो वापसी वहाँ से निकला, उसने सोचा कि यार लेट्स डू इट। तो उसने कहा कि अब मैं जब प्राइसिंग सेट कर रहा था ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या सेट करूँ, कि $25 पे जाऊँ या $35 पे जाऊँ। तो उसने एक मिनट के लिए सोचा कि 25 और $35 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेट्स गो फॉर $35। वो कहते हैं मैं वापसी आया, मैंने प्राइसिंग $35 सेलेक्ट की, अपने एल्बम सेट किए और वहाँ मॉल में लगा दिए।
मेरी पूरी ज़िंदगी का बिजनेस मॉडल बन गया वो। अगर मैं वो $25 कहता तो शायद वो मैं अपना ही लॉस कर रहा हूँ। मेरी एक इंट्यूशन ने कहा कि यार लेट्स गो फॉर $35, $4 वो मॉल वाले ले रहे हैं, बाकी के $31 मेरे पास आ रहे हैं। इट्स नॉट परफेक्ट। यस, ठीक है। वो $21 पे जा सकता था लेकिन वो $31 पे चला गया। इस तरह की छोटी छोटी लर्निंग्स बहुत हैं। एक और लर्निंग्स मैंने वहाँ से देखी कि एक बंदा ना वहाँ वॉक करता था डेली बेसिस पे, और वो डेली ये करता था कि ना जल्दी जल्दी मैं ये जो 45 मिनट्स की वॉक है ना, मैं 43 मिनट्स में 42 मिनट्स में कर लूँ, मेरे 1-2 मिनट बचते हैं डेली के। उस डेली के चक्कर में ना वो आसपास की चीज़ों को इग्नोर करता हुआ सिर्फ अपनी वॉक और रनिंग की तरफ करता था, सारा उसका जो फोकस था। उसने एक दिन सोचा कि यार लेट्स आज ना मैं बस इधर उधर भी देखूंगा, सब चीज़ें एंजॉय करूंगा, और उसके बाद मैं वॉक भी करूंगा और रनिंग जो भी मेरी है। उसको सेम टाइम लगा, ठीक है। रनिंग तो वो वैसे भी कर रहा था। आज जो उसने चेंज किया वो ये किया कि आसपास का इन्वायरमेंट भी देखा उसने, आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको एंजॉय करते हुए उसने किया। उसने बाद में जब टाइम देखा सेम टाइम। अच्छा, यहाँ से हमें एक ऐसे शोर में मिलता है कि यू शुड लिव इन द मोमेंट। यस, एंजॉय द मोमेंट यार। जिंदगी वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स है, लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्सिटी डाली हुई है अपनी लाइफ के अंदर। अभी रात की बात है, मैंने स्टेटस लगाया कि भाई मैं ना एक मॉर्निंग में मेरा एक पॉडकास्ट है, तो अगर लोगों के कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो जस्ट लेट मी नो। और कुछ लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि आप पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि लेट्स से इंडिया में राज शमानी है, रणवीर अलाहाबादी है, वो इस तरह के बड़ी बड़ी लेवल से पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उस तरह का कोई स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, फिर उसमें ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा इतना लाइफ को कॉम्प्लेक्स क्यों करना है, ठीक है, मेक इट सिंपल यार, ठीक है। ऑलरेडी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है। हम लोगों मैं हूँ ना, मुझे कॉम्प्लेक्सिटी से नफरत है, ठीक है। मैं ऐसा बंदा हूँ जो लेट्स से मैं कोई सोल्यूशन ऑफर कर रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि सबसे सिंपल और इजीएस्ट वे क्या है एक चीज़ को करने का, ठीक है। अगर मैं वो चीज़ डिस्कवर नहीं कर पाता तो लेट्स से मैं कोई सोल्यूशन ही प्रोवाइड नहीं कर रहा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो यही है ना कि भाई चीज़ों को ईजी कर दो उनके लिए। लोग कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप उनको ईजी बना के उनका सोल्यूशन दो। ये नहीं है कि आप उनको कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स में डाल दो, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन दो जो उनको ही समझना है, तो वो यूज़ कैसे करेंगे। आज तक जितनी भी चीज़ें दुनिया के अंदर हुई हैं वो इंतहाई सिंपल थी, इसी वजह से वो चीज़ें टॉप पे हुई। ठीक है। अच्छा हसान भाई, आप माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इतना काम भी आपने किया, एंड यू जस्ट टोल्ड मी योर एज। यस, इफ यू आर कंफर्टेबल मैं वो बोल सकता हूँ। यस, यस, हसान भाई यू आर 21 राइट नाउ, यस। और मैं 21 के भी मैं पूरा नहीं हुआ अभी। 21 के भी पूरे नहीं हुए यार, दैट्स रियली अमेजिंग। खैर माय क्वेश्चन इज कि हर इंसान की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट होता है जब वो चेंज होता है। वो कोई गलती भी हो सकती है जिससे वो सीखता है, या कोई एक ऐसा फेज भी हो सकता है जिससे वो सीखता है, और वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? इट वाज एनी मिस्टेक, एनी फॉल्ट और समथिंग एल्स? टर्निंग पॉइंट्स 2-3 हुए हैं मेरी लाइफ के अंदर। आज से 2022 में 4 साल पहले। हाँ ऐसे कह लें। उस वक्त आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर में था, या मे बी 10th मेरी हुई थी, तब की बात है ये। उस वक्त मैं डिज़ाइनिंग किया करता था, ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो तब मुझे एक बंदा मिला, उन्होंने मुझे ज़िंदगी की वो हकीकतें बयान की कि आई वॉज इम्प्रेस्ड, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि अपने 24 आवर्स को आप मैनेज कैसे करोगे, लाइफ किस तरह चलती है, इतनी सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। जब मैं उस वक्त 4 साल पहले मेरा कोई माइंडसेट नहीं था। आज जो आसान है ना, वो सारी उन क्रेडिट वहीं से शुरू होता है उनका, कि भाई अभी जो करंट आसान है ना, शुरू वहीं से हुआ था। हम लोग वॉक किया करते थे गुलजार सादिक में, तो वहाँ से चीज़ें मैं उनसे सीखी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग खुलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। वहाँ से चीज़ें बिल्डअप होना स्टार्ट हुई। वहाँ से फिर डिफरेंट चीज़ें हुई लाइफ के अंदर। मैं डिज़ाइनिंग से शिफ्ट हुआ एआई के अंदर। एआई जब नया नया आया था ना, सरफान मलिक तो अब आई थिंक उनके 100 के फॉलोअर्स, 200-300 के फॉलोअर्स आई थिंक, ज़्यादा ही होंगे। जब मैंने उनको फेसबुक पे फॉलो किया था तब उस वक्त
4.7 या 5.7 के फॉलोअर्स थे, ओके ठीक है। तो बहुत पुरानी बात है, जब वो एआई का कोर्स करवाना स्टार्ट किए थे डॉक्टर जावेद इकबाल के साथ, तो वहाँ से मैंने शिफ्ट हो गया कि यार लेट्स गो फॉर एआई। एआई में आया, वहाँ से चीज़ें हुई। अब उसके अंदर हुआ यूँ कि टाइम लगाया, बहुत अच्छी चीज़ें हुई। डिफरेंट एआई कॉम्पिटिशन्स के अंदर मैं टॉप 10 के अंदर आया, टॉप 1% के अंदर। 40 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लीडर बोर्ड के अंदर जो टॉप 1 पे आया ना, उसका 13 साल का एक्सपीरियंस है। वो कैगल पे पिछले 13 साल से है, कुछ लोग 12 साल से हैं, 8 साल से हैं, 20 साल से हैं। एंड आई एम द वन जो पिछले 2 साल पहले जिसने कैगल ज्वाइन किया है, या 1.5 साल पहले ज्वाइन किया है, और वो इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में टॉप 10 के लिस्ट में आया हुआ है। मैं टॉप 9 में आया, टॉप 13 नंबर पे आया हूँ, ठीक है। इस तरह लाइक कॉम्पिटिशन्स हुए। फिर इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हुई लाइफ के अंदर। प्रोडक्ट साइड में आया मैं, काफ़ी सारे धोखे खाए, इस तरह चीज़ें होती होती। जो एक मेन ट्रेंडिंग पॉइंट था ना लास्ट ईयर, वो यूँ कि एक तो मेरी ये सॉफ्ट स्किल डेवलप होती गई कि मैं लोगों को सेशंस दे रहा था कि भाई हाउ टू बी प्रोडक्टिव, हाउ टू स्टे डिसिप्लिन्ड, आप फोकस किस तरह बेटर कर सकते हो, अपना लाइफ को किस तरह अरेंज कर सकते हो। ये सॉफ्ट स्किल बनती गई। मैंने कभी ना इस पर वैसा सोचा नहीं किया मैं इस पर भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो एआई और डेटा साइंस वाली चीज़ें भी चल रही हैं, बट जो राइट नाउ ये वाली चीज़ है ना, ये मेरी शिफ्ट हुई लास्ट दिसंबर के अंदर। मेरे जो को फाउंडर है ना साथ, हमजा भाई, तो मैं उनके साथ मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वाई और हमजा रहमान, ओके ठीक है। तो वाई और इन टेक्निकल स्किल्स कि भाई एआई डेटा के अंदर आप इतना कर रहे हो, बेशक कर रहे हो, बट आपकी एक सॉफ्ट स्किल है जिसमें कोई और अच्छा नहीं है, आप अच्छे हो। पिछले उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया उस रात को कि पिछले 2 सालों में आपने कितने सेशंस दिए लोगों को। तो मैंने ऐसे गेस किया कि यार मे बी 30+ सेशंस। हर सेशन 1-1 घंटे का था, 1.5 घंटे का था। मैं डिफरेंट लोग ज्वाइन हुए, डिफरेंट लोगों के साथ अटैचमेंट हुई, उनके साथ मैंने वो डिस्कशंस की, उनकी प्रॉब्लम्स सुनी, उनको सॉल्यूशंस दिए। कि यार उन्होंने कहा कि यार यू आर गुड इन दैट थिंग। फिर हमने हैबिट जोन की फाउंडेशंस बिल्ड की, ठीक है। दिसंबर से फिर हमने जनवरी के अंदर हमने हैबिट जोन रजिस्टर की एसएससी पे, ठीक है। फिर हमने इस पर प्रॉपर काम करना स्टार्ट किया। तो ट्रेंडिंग पॉइंट तो बहुत सारे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई स्पेसिफिक ट्रेंडिंग पॉइंट था जहाँ से मैं चेंज हुआ, बट वो मेन जो ट्रेंडिंग पॉइंट था 4 साल पहले, कि जब मुझे इन चीज़ों में कुछ भी नहीं आइडिया था। कि बच्चा होता है ना, उसको कुछ नहीं आता। 10th का बच्चा क्या ही आ जाएगा। 10th की थी या फर्स्ट ईयर का मैं उस वक्त स्टूडेंट था। तो आपका उनके साथ अभी भी कांटेक्ट है? आर यू स्टिल इन कांटेक्ट? नहीं, वो भी एक स्टोरी है। तो बस वो अब उनसे कांटेक्ट नहीं है मेरा। बट यू स्टिल गिव हिम द क्रेडिट? यस ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे, ठीक है। अगर मैं उनसे ना मिलता तो मे बी आई एम डूइंग समथिंग वेरी बेसिक, जो मुझे शायद, जैसे मैंने बात की ना हाई परफॉर्मर्स की, फाउंडर्स की, वो एक अलग सीन है। एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, डिज़ाइनिंग करता है, डेवलपमेंट करता है, कुछ भी करता है, उसकी रूटीन वो इतना नहीं सोचेगा कभी भी कि यार मैंने क्या करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। लोगों के एक्चुअली में गोल्स नहीं है, लोग आ रहे हैं बस वो रैट रेस में फंसे हुए हैं और काम कर रहे हैं, दैट्स इट। यही तो मैं कहना चाह रहा था कि यार कंपटीशन ऊपर है ही नहीं, कंपटीशन बहुत कम है। एक्चुअल थिंग इज कि आप डिसिप्लिन हो जाओ, फोकस अपना सेट कर लो, डिस्ट्रैक्शंस को कट कर दो, ठीक है, और अपने जो आपके गोल्स हैं उन पे काम करना स्टार्ट कर दो। कोई और चीज़ आपको नहीं रोक सकती। ऑल यू नीड इज दिस, इस यहाँ से शिफ्ट बनाओ और उसके बाद एवरीथिंग इज स्मूथ। अच्छा, मैंने एक जगह एक बात पढ़ी थी कि मैंने जगह एक बात पढ़ी थी कि कंपटीशन जो है वो ऊपर लेवल के लोगों में है ही नहीं। यस, नहीं है। ऊपर लेवल के लोगों में कोलैबोरेशन होती है, कंपटीशन सिर्फ नीचे वाले लोगों में रह गया होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा हसन भाई, मुझे ये बताएं कि आपने इस 4 साल की जर्नी में क्या खोया है? आपने पाया तो माशाल्लाह बहुत कुछ है, बट व्हाट यू हैव लॉस्ट? व्हाट यू हैव लॉस्ट, गहरा सवाल पूछ लिया। गहरा सवाल पूछ लिया। मेरी ना एक बड़ी अजीब सी मेरे माइंड के अंदर आती है, पता नहीं आप लोग ये सोचते होंगे नहीं। अब मैं कोई भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई ना, तो मैं कहता हूँ यार
मेरे पास अभी जो मैं रोज ये सोचता हूँ, रोज या हफ्ते बाद जब मैं फ्री होता हूँ ना, तो मैं मेरे जहन में एक बात याद आती है कि यार मैं ना अभी जो हूँ करंट, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं ये लेके 5 साल पीछे चला जाऊँ और फिर मैं इतना कुछ कर लूंगा कि डोंट। कल रात भी मैं ये सोच रहा था, मेरे पिछले पूरे हफ्ते की रूटीन थी कि मैं सुबह 8 बजे ऑफिस आया और उसके बाद इंटरव्यू से कुछ वो किए, अगले दिन फिर कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इस तरह कुछ ऑपरेशन मैनेजमेंट पे मैं काम कर रहा था ये सारा वीक, ठीक है। तो ऑफिस का बहुत एक लाइक 12-15 घंटे के स्क्रीन टाइम जा रहा था, इतनी सब चीज़ें चल रही थी, तो कल रात में बड़ा एग्जॉस्ट हुआ था क्योंकि वो 6 दिन बहुत काम किया, तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे और पॉडकास्ट भी है भाई के साथ। तो कल रात में मैं यही सोच रहा था, रात को 10-11-12 बजे की बात है ये, कि यार अभी जो मैं हूँ 5 साल पीछे क्यों नहीं चला जाता, मैं कोई टाइम मशीन बना लेता हूँ कोई, और मैं पीछे चला जाता हूँ अपने सारा लेवल ऑफ नॉलेज लेके, और फिर ये मैंने कहा, फिर भी लाइफ इज लाइफ कि भाई पीछे तो नहीं जा सकते, जो हो गया सो हो गया, एंजॉय द मोमेंट और बस चलते जाओ। खोने वाली चीज़ें शायद नहीं खोई मैंने, इतनी कोई खास चीज़ें नहीं खोई अभी तक, लेकिन पानी है ऑब्वियसली, अभी कुछ पाया, बहुत अच्छा भी नहीं पाया, क्योंकि वो अगर मैं कह दूँ ना कि मुझे डॉक्टर जवेद इकबाल ने बात की थी कि भाई अगर आप अपने आउटकम पे फोकस करोगे ना, तो फिर आप उस प्रोसेस पे भूल जाओगे। अब लेट से आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हुआ है ना आउटकम की तरफ, आप एक प्रोसेस में थे, लेट से आप काम कर रहे हैं, आप 1 घंटे से काम कर रहे हैं, 1 घंटे बाद आपको अचानक से ख्याल आता है कि यार पिछले 1 घंटे से मैं बगैर डिस्ट्रैक्ट हुए काम कर रहा हूँ। आपके माइंड में ये बात आई, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपसे वो काम खराब हुआ, आप फिर आपको 5-7 मिनट लगेंगे दोबारा फोकस करने में। तो थिंग इज कि आप आउटकम की जगह प्रोसेस पे फोकस करो, ठीक है। आउटकम तभी निकलेगा ना जब प्रोसेस को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करके अच्छे से करेंगे। डू व्हाट यू कैन, ठीक है, एंजॉय करते रहते हो, वो काम करो जो आपको पसंद होगा, ठीक है। ये ना हो कि आप किसी फोर्स में आके, किसी प्रेशर में आके काम करें। प्रेशर की भी दो मीनिंग है, एक तो प्रेशर ये कि आप अपने ऊपर प्रेशर डालोगे काम करने का, एक प्रेशर ये कि दूसरे आपके ऊपर प्रेशराइज करते हैं वो काम करने को, तब आपको मज़ा नहीं आता। प्रेशर इज द प्रिविलेज। जो दूसरा वाला प्रेशर है ना, प्रेशर इज प्रिविलेज, दूसरा वाला कि आप खुद पे प्रेशर डालते हो, खुद को बेहतर करने में, खुद को बेहतर बनाने में, दिस इज समथिंग वे बिगर देन व्हाट वी आर थिंकिंग। यार इतना सब कुछ, हम सिर्फ फोकस हो जाए ना, हम अपना फोकस ठीक कर लें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके जो 24 घंटे हैं ना, और एक खाली कप है, ठीक है, एक चाय का कप है ना, वो खाली है, कोई गिलास है खाली है। अब अगर आपके टाइम खाली पड़ा है ना 24 घंटे, तो कोई और बंदा आएगा आपके कप के अंदर ना चीज़ें फिल करता जाएगा, कोई मिट्टी डाल देगा, कोई पानी डाल देगा, कुछ भी जो उसके पास होगा वो डालता जाएगा। अगर आपका कप जो है वो ऑलरेडी फिल्ड था, तो कोई कैसे आके आपके ऊपर कोई चीज़ें डाल सकता था? फेयर इनफ, ठीक है। अच्छा आपने प्रेशर की बात की, Yes. प्रेशर इज अ प्रिविलेज, तो मैं अपनी एक कहानी सुना देता हूँ कि कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं रात को 2 बजे बिस्तर पे आ गया बगैर कोई काम किए। मैं जैसे ही अपनी फैमिली से होके आया मैं यहाँ पे, तो यहाँ जाके मैंने मेडिसिन ली और मैं बिस्तर पे आ गया। 2 बजे से लेके 4 बजे तक मैं बेड पे था, सोने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन बार बार माइंड में ये आता कि यार मैंने आज की रात ज़ाया कर दी है, मैंने क्या किया, आज कुछ भी नहीं किया, मैं घर से दूर रह रहा हूँ यहाँ काम करने के लिए, और मैंने काम ही नहीं किया आगे। वहाँ घर वाले कह रहे होंगे बच्चा हमारा काम कर रहा है, बच्चा यहाँ पे आके दवाइयाँ खा के सो गया। तो ये मुझे नींद नहीं आ रही थी। 4 बजे मैं उठा, मैंने शावर लिया, फ्रेश हुआ, लैपटॉप ऑन किया, मैं काम पे बैठ गया। तो ये बिल्कुल आपकी बात से रिलेट भी करता हूँ, रेलेट भी करता हूँ। यस, प्रेशर इज अ प्रिविलेज एंड ओनली फॉर दोज जो वाकई कमिटेड है, वाकई कमिटेड है। बिकॉज बाकी जो लोग हैं तो कहेंगे अच्छा यार ठीक है, हाँ ठीक है, देखी जाएगी, देखी जाएगी, लेकिन फिर बाद में जो होता है वो देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, देखा नहीं बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, ऐसे ही है, टाइम बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। डेफिनेटली। कमिंग बैक टू टॉपिक के साथ भी पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ आते हैं। आज के दौर में स्किल से ज्यादा आपको लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ना मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। आज से साल पहले की बात करते हैं।
मुझे ना मैं एक प्रोडक्ट बना रहा था, तो मुझे उसके लिए ना एक डिज़ाइनर चाहिए था। AI प्रोडक्ट। हाँ, वो एक ऐप थी, हम ओके। बिल्ड कर रहे थे। वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई किसी वजह से, लेकिन ये था कि उस तक की मैं आपको बात बताता हूँ। मैंने कोई 90 सीरीज देखी, पोर्टफोलियोज देखे, सबकी पर्सनल ब्रांडिंग हुई हुई है सोशल मीडिया पे। पर्सनल ब्रांडिंग से मुराद में ये की हुआ है कि अच्छी प्रोफाइल पिक्चर है, अच्छा बैनर लगा हुआ है, पिन पोस्ट लगी हुई है, और इसके बाद डेली बेसिस पे वो डाल रहे हैं। काम नहीं आता उनको, ठीक है। अब मैंने कुछ पोर्टफोलियो सेलेक्ट किए थे, मैंने उनसे बात की, मीटिंग्स की। कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि हम आपको बताएंगे। अब जो बंदा एक्चुअली में काम करने वाला होता है ना, उसको पता होता है कि यार ये जो बंदा मुझे अभी करंट मेरा क्लाइंट है मुझे कह रहा है ना, मैंने इसको क्या कोटेशन देनी है, कि मैं कितने टाइम में ये काम कंप्लीट कर सकता हूँ, प्लस मुझे आपसे कितनी अमाउंट मांगनी है, ठीक है। नन ऑफ देम नोज कि भाई मुझे कितनी अमाउंट मांगनी चाहिए और मुझे कितना टाइम लगेगा। और वो सारी ऐप्स लोगों ने जितने भी बिल्ड की हुई थी, अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई थी, वो या तो उन्होंने किसी का डिज़ाइन कॉपी करके पेस्ट किया हुआ था, इस तरह की चीज़ें की हुई थी। उनकी कम्युनिकेशन बता देती है। पर्सनल ब्रांडिंग आप कर लोगे, बट उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन है, ठीक है। आप किस तरह अगले क्लाइंट से बात कर रहे हो, ठीक है, अपने आसपास के लोगों से बात कर रहे हो, किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हो, कोटेशन किस तरह दे रहे हो, आपका वर्क एथिक्स क्या है। अगर ये चीज़ सब चीज़ें नहीं है तो पर्सनल ब्रांडिंग बाहर में गई। अच्छा, व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग इन योर थॉट्स? यार मैंने एक शख्स में कौन सी ऐसी 3 से 5 आदत हैं जो कि होनी चाहिए जिससे वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकता है? आदतें भी नहीं कहूँगा यार, मेरे कुछ सिंपल से फंडे हैं कि भाई मेक इट सिंपल, मेक इट नेचुरल। अब लोग मुझे जानते हैं, मैं पिछले 3 सालों की बात कर लूँ, मैं शायद 2022 या 22 अगस्त में मैंने फेसबुक बनाई थी, और उसके 1 साल बाद से शायद मैंने प्रॉपरली उस पर ना थोड़ा सा पोस्टिंग वगैरह स्टार्ट की थी। तो लोग पहले मुझे एआई और डेटा साइंस से रिलेटेड से जानते थे। फिर जब मैंने अपनी व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनाई, द ग्रोथ जोन, जो भी हैबिट जोन है ना व्हाट्सएप की फ्री कम्युनिटी, वो पहले थी द ग्रोथ जोन, उसका एक टर्म था लेट्स लर्न टुगेदर। वहाँ पर लोग आए, मेरे से कनेक्ट हुए, वो सब लोग जो 300-400 लोग थे, वो मुझे जानते थे कि भाई ये वो बंदा है जिसके पास हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएंगे, तो ये हमें गाइड करेगा कि हाँ भाई आपको डिसिप्लिन कैसे होना है, आपको रूटीन किस तरह मैनेज करनी है, इस तरह की चीज़ें लोग मुझे वहाँ से जानने लगे। अब पर्सनल ब्रांडिंग आपने कहा कि कोई आदतें नहीं, कोई आदतें नहीं है। मेक इट सिंपल, नेचुरल, लोगों को ये फील कराओ कि यार यू आर अ नेचुरल पर्सन। आपने कोई फेस मास्क नहीं लगाया हुआ, ठीक है। फेस मास्क जब लगा देते हैं ना, फिर वो इंसान का पता चलता है कि यार ये तो कुछ और ही है, ठीक है। जिस तरह मैंने अपनी वो बात की ना कि मुझे पोर्टफोलियोज मैंने देखे, जब इंटरव्यूज में आया तो मुझे आइडिया होगा कि यार इसके पीछे का जो चेहरा है वो मेरे काम का वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो मेरा एक बहुत ही सिंपल सा फंडा रहा है। अब मैंने कोई पोस्ट भी लिखनी है ना, तो मैं ये देखूंगा कि यार मैं इसको कितना इजी लिख सकता हूँ, मैं कितना नेचुरली लिख सकता हूँ कि लोग रिलेट करें। लोग रिलेट करेंगे तो मेरे साथ कनेक्ट होंगे। अगर मेरे साथ वो रिलेट ही नहीं कर रहे, कनेक्ट ही नहीं कर रहे, तो मैं उनको किस तरह वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके हर चीज़ के अंदर आपकी वैल्यू होगी, आप कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करोगे तभी आपके साथ लोग कनेक्ट होंगे। या कोई ऐसी चीज़ जो उनके साथ अलाइन कर रही हो, ठीक है। या आप अगर कोई न्यू चीज़ भी लेके आ रहे हैं तो इस तरह मार्केट करेंगे यार उनके साथ अलाइन कर रही हो, कहीं ना कहीं आके उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, उनकी कोई लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रही हो, तभी वो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। वरना कौन जुड़ता है आज के दौर में? इतना सब कुछ कंटेंट चल रहा है, इतना डिस्ट्रैक्टेड दुनिया चल रही है, तो लोग क्यों आपको फॉलो करेंगे या लोग क्यों आपकी बात सुनेंगे? उनको कुछ समझ आएगी, उनको कोई वैल्यू मिलेगी तो वो बात सुनेंगे, वरना तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। अच्छा हसान भी, आपने अपनी लाइफ में, अपने भावलपुर में या किसी सोशल मीडिया पे कोई ऐसा बंदा देखा है, प्रोजेक्ट सेट की बात कीजिएगा, कि जिसने अपना एक फेक पर्सनल ब्रांडिंग करके सक्सेस हुआ की हासिल कर ली, चाहे वो सक्सेस वक्ती तौर की हो? है। कैन यू प्लीज टेल? उनका नाम? हाँ, नाम ले लीजिए। नहीं, वो बहुत हो जाएगा। बहुत से लोग हैं, एक नहीं है, बहुत से लोग देखे हैं मैंने, ठीक है। देयर आर पीपल कि भाई
इमेज उनकी ब्रांडिंग में बहुत ऊपर है, काम उनके जीरो पे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स बने हैं एक स्पेसिफिक चीज़ के, वो कहते हैं कि हम इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, बट इन द एंड रियलिटी के अंदर नहीं है नहीं, आई वुड लव कि अगर आप, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप नाम लें ताकि लोगों को पता लगे। नहीं, वो फिर पर्सनल ले जाते हैं लोग, और वो बहुत बैड बहुत सीन हो हो जाएगा, जाएगा। बैड सीन, बहुत बैड सीन हो जाएगा वो। उसको नहीं छेड़े आप। Okay, are these from the freelancing industry? Yes, obviously. कि भावुक के तो कुछ एक दो लोग ऐसे हैं अब मैं आपको इतना बताता हूँ, 2023 सितंबर के अंदर ना हमने एक कम्युनिटी स्टार्ट की थी, भावलपुर फ्रीलांसर्स कम्युनिटी, ठीक है। तब से उस ग्रुप तक को मैं ही लीड कर रहा हूँ, मैं ही एडमिन हूँ। जब से शाम साहब ने वो लेट्स कनेक्ट का शुरू करवाया था ना, ये तब से वो कम्युनिटी बनी थी। ओके, उसमें बहुत से अच्छे लोग ऐड हुए, ठीक है। अच्छा, वो लोग उस कम्युनिटी के अंदर नहीं है, अगर हैं भी तो एक दो हैं, बाकी के लोग नहीं हैं उस कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। वो लोग ज़्यादातर मीडिया में रहते हैं। उसमें से तो एक बंदा ऐसा भी है कि उसको ना मैंने फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी थी। अच्छा, उसने ना देखी 2-3 दिन, उसने ना पोस्ट की हुई थी कि भाई जो मेरे साथ रिएक्ट करेगा, मुझे पहले भी इस चीज़ का ना मुझे किसी ने कहा था कि यार अगर आप ना उसके साथ रिएक्ट नहीं करोगे ना तो आपको engage नहीं करोगे ना तो वो 2 दिन बाद आपको अनफ्रेंड कर देगा। अच्छा, एंड ही अनफ्रेंडेड मी एग्जैक्टली, शायद 2 दिन बाद या हफ्ते बाद, जब भी मैंने देखा था तो उसने मुझे अनफ्रेंड किया हुआ था, ठीक है। और पर स्क्रीनशॉट्स लोगों ने लगाए होते हैं, फेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ व्हाट? लेट्स से अगर कोई लिंक्डइन पे काम कर रहा है, ओके, लिंक्डइन की एक्सपर्ट कहता है अपने आप को वो, ठीक है, बट उसकी एक्चुअल प्रोफाइल पे उसके 50-60 लाइक्स आ रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा तो लोगों की नॉर्मली आ रहे होते हैं, ठीक है, लिंक्डइन पे या फेसबुक पे जैसे भी है। तो वहाँ वो इंगेजमेंट के और इतने बड़े बड़े उन्होंने स्क्रीनशॉट्स, फेक स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हुए होते हैं, एडिट्स करके कि हाँ भाई किसी और के स्क्रीनशॉट्स लगा दिए। जब उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं तो उनकी प्रोफाइल पे भी ऐसी पोस्ट ही नज़र नहीं आती जो 1000 लाइक्स पे और 1000 इंगेजमेंट क्रॉस की थी उसने, नहीं। तो लोग ऑब्वियसली झूठ बोल रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म से झूठ लेके आ रहे हैं, दूसरे पे आके अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। आई एम गेटिंग योर पॉइंट। ठीक है, मैंने आई थिंक आप समझ गए हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लीड जनरेशन एक्सपर्ट बहुत लोग हैं यार, मैं किस पे नहीं आना चाहूंगा। I got your point. I got your point. Okay. Because मैंने खुद भी देखा कि वो जिस स्पेसिफिक बंदे, हम खैर किसी स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ। खैर देखा है मैंने, सबने देखा, everyone knows। लास्ट टाइम हम जब थे तैमूर खान के जो दावत इस्लामी का इवेंट हुआ था, वहाँ पे भी था बंदा। मुझे बाद में किसी ने कहा कि यार वो बंदा भी आया हुआ था, तो मैंने कहा मैं नहीं मिला उससे, लेकिन वो वहाँ पे था और वहाँ 50-60 लोग थे, ठीक है। तो मैं किसी का नहीं कहूँगा कि यार वो कौन था, लेकिन वो वहाँ पे था। वो बंदा उस मीटिंग में भी था जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। नहीं, दुलट स्टॉल पे नहीं, वही कम्युनिटी है ना जो आप रन कर रहे हैं, भावलपुर फ्रीलांसर्स कम्युनिटी। यस। ठीक। पहले मैं इवेंट्स करा रहा था, फिर मैं जब थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल में आया ना, तो फिर वो दावत इस्लामी के जो उमर फारूक भाई हैं, जी, वो फिर अब करवाते रहते हैं, तो उनके साथ काफ़ी वो लोगों का कनेक्शन बिल्ड हो गया ऑलरेडी। कुछ मेरी तरफ से, कुछ उन्होंने अपने भी करवा लिए थे, तो अब वो टाइम टू टाइम ना इवेंट्स करवाते रहते हैं, उनका शुक्रिया। अभी वो रिसेंटली एक भाई का मैसेज आया हुआ था, वो आए हुए थे भावलपुर, तो उनका कि आप इवेंट करवा दें, तो मैंने कहा यार इतना बिजी शेड्यूल, मैंने उनको अभी तक रिप्लाई नहीं किया कि यार कोई सीन बनाते हैं, लाइफ इज सो बिजी राइट नाउ। अच्छा हसान भाई, कभी आपने फेक पर्सनल ब्रांडिंग यूज की है? फेक का लफ्ज लाइक बाइंग लाइक्स, बिकॉज़ आपको पता है कि सोशल मीडिया पे लाइक्स भी सेल होते हैं। ऑब्वियसली होते हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं है। फेक लाइक्स की क्या करना है आपने? जैसे ब्रांडिंग में लेट्स से आप कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे ना कुछ गोल्स होते हैं। अब लेट्स से मैंने अभी रिसेंटली ना एक पेज स्टार्ट किया है इंस्टा पे, hasan.raw के नाम से, आपने बिल्कुल, ठीक है। अब उस पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी एक सिंपल स्ट्रेटजी, उसकी स्ट्रेटजी में मैं क्या बताता हूँ आपको। मैंने एक रील देखी इंस्टा पे, तो मुझे वो अच्छी लगी कि यार, मैंने कहा इस कंटेंट फॉर्मेट को ना मैं टेस्ट कर सकता हूँ। अब मेरे पास गूगल AI प्रो की सब्सक्रिप्शन थी, मैं गूगल फ्लो पे गया, मैंने वहाँ से एक इमेज जनरेट की,
एक हैंड रिटन टेक्स्ट इमेज जिस पे एक स्पेसिफिक कोड लिखा हुआ था। आई थिंक द उस पर लिखा था कि द वर्स्ट केस सिनेरियो इज द बेस्ट केस सिनेरियो इज आई विल मेक इट वर्स्ट केस, हाँ, आई विल मेक इट द बेस्ट केस सिनेरियो आई विल मेक इट बिग। तो ये आई थिंक ये कोड था। मैंने अपलोड किया, दोपहर के 11 बज रहे थे शायद। 5 मिनट बाद मुझे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया कि योर रील क्रॉस्ड 25+ लाइक्स। वाह, ठीक है। मैंने कहा इसको टेस्ट किया जा सकता है। मैं वहीं बैठा, मैंने अपना एपीफाई पे मैं गया, मैंने 2 अकाउंट्स देखे और उनकी स्क्रैपिंग की epify.com से। उसके बाद मैं परप्लेक्सिटी में आया, मैंने एंटरप्राइज प्रो हमारा है, तो वहाँ मैंने वो फाइल्स ऐड की, मैंने उसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई कि यार मेरी पीछे की लर्निंग्स ये हैं, मैं इस अकाउंट पे स्पेसिफिकली ये फॉर्मेट टेस्ट करना चाह रहा हूँ। एक ही म्यूजिक जाएगा, हैंड रिटन टेक्स्ट इमेजेस हैं, मुझे ना मेरा ये वाला इस तरह का सीन है, तो मुझे ना अगले 3 महीनों का कंटेंट बना के दे दो। परप्लेक्सिटी इज वे गुड यार, इतनी मज़ेदार चीज़ है ना। लोग क्लॉड यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली क्लॉड के अलग सीन्स हैं, लेकिन आई लव परप्लेक्सिटी, ठीक है। तो भाई उसने मुझे 3 महीने का कंटेंट बना दिया। मैंने नोशन पे मेरी ऑलरेडी टेम्पलेट्स बनी हुई थी कंटेंट की, मैंने अपना नोशन कनेक्ट किया और मैंने उसको कहा कि ये 3 महीने का कंटेंट मेरे कैलेंडर के अंदर ऐड कर दो विद स्पेसिफिक डेट्स, कोड्स, स्क्रिप्ट, म्यूजिक कौन सा यूज़ होगा, ये सारे वहाँ ऐड कर दो। उसने वो आधा घंटा लगाया होगा, सारा कुछ नोशन पे शिफ्ट कर दिया। मतलब 1.5 घंटे के अंदर मैंने उस पूरे अकाउंट की स्ट्रेटेजी बना ली विद द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब आज आई थिंक 19 है ना, 22 या 23 तक का कंटेंट मेरा ऑलरेडी शेड्यूल्ड हुआ है। मैं एक ही दफ़ा बैठा था, मैं उसी दिन और उसके अगले दिन 2 दिन में बैठा था, मैंने इमेजेस बनाई, मैंने इंस्टा पे अपलोड की और मैंने उनको शेड्यूल कर दिया सारा कुछ। अब मैं इस हफ्ते जब ऑफिस आया तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि जो ऑफिस में क्या मुझे ना इसकी ऑटोमेशन बना दो। बच्चे उस ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं और वो ऑलमोस्ट फाइनल है, तो अब वो उसको मैं ऑटोमेट कर दूंगा, ठीक है। और वो चीज़ ऑटोमेशन पे चली जाएगी, फिर मुझे इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट द थिंग इज कि इस प्रोफाइल का गोल क्या है ना, इस प्रोफाइल का गोल ये था कि मैं मेरी कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं या मैं कोई ई बुक सेल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ, क्योंकि वो ऑडियंस वहीं की आ रही है। ऑडियंस वो है, अब लेट्स से कि भाई यूएस की ऑडियंस है मेरे पास और इंडिया की ऑडियंस है वहाँ पे, तो इन 2 कंट्रीज की ऑडियंस मेरे पास उस अकाउंट पे ज़्यादा है, ठीक है। कल तक अभी 1 जुलाई को स्टार्ट किया था वो अकाउंट, आज क्या है 19, कल 12 बजे तक जो अपडेट आई थी उसमें 3.9 मिलियन व्यूज थे मेरे। ओके, ठीक है, क्रेजी। और उसमें भी एक मजे की बात बताता हूँ, आजकल एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, एक ऑप्शन इंस्टा ने दिया है ट्रायल रील्स का। किसका? ट्रायल रील्स। ओके। उसके अंदर ये होता है कि आपका जो कंटेंट है ना वो टोटली ऐसी ऑडियंस की तरफ जाता है जो जिसने पहले कभी आपका कंटेंट देखा ही नहीं है। मैंने अपनी एक रील उठाई, अच्छा वायरलिटी के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है कि यार बड़ा मजे का सीन है इसका कि ऑलरेडी जो कंटेंट टेस्ट हुआ है ना, आप वो देखो। अब लेट्स से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए, तो हम ये देखेंगे यार पॉडकास्ट की दुनिया में क्या फॉर्मेट्स चल चुके हैं जो वायरल हैं, हमने उसी फॉर्मेट पे ना अपना कंटेंट बनाना है, वो वायरल जाएगा, ठीक है। Fair enough। अब मैंने भी सेम यही काम किया, मेरी एक रील ना वायरल हुई जो कि 100 के क्रॉस हुई एक दफ़ा में, ठीक है। मैंने उसको ट्रायल रील्स में अपलोड किया, मैंने रात 9 बजे आई थिंक संडे नाइट थी या सैटरडे नाइट थी, मैंने अपलोड की, अगले दिन 24 घंटों में वो 200 के क्रॉस कर चुकी थी। नाइस। ठीक है, 6 दिन बाद 660 के व्यूज थे उस पर। फिर मैंने उस ट्रायल रील को शेयर टू एवरीवन किया, फिर वो मेरी ऑडियंस की तरफ गई। पहले थी वो ट्रायल रील जो नॉन फॉलोअर्स थे, जिन्होंने पहले मेरा कभी कंटेंट देखा ही नहीं था, ठीक है, वो देख रहे थे पहले, फिर मैंने अपनी प्रोफाइल पे शेयर की, तो उसके बाद जो मेरी अब करंट ऑडियंस जो इंस्टा दिखा रहा था जिन लोगों को मेरा कंटेंट उन पे हुआ, इस वक्त आई थिंक अभी 993 के उस पे व्यूज आ चुके हैं, उससे 993 की के व्यूज, ठीक है, मतलब 7000 व्यूज और वो वीडियो 1 मिलियन क्रॉस इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैंने ये किया कि यार ये वाला फॉर्मेट चल पड़ा है, मैंने सेम वीडियो को अगेन अपलोड किया, उस पर 662 के व्यूज अभी तक आए हैं लास्ट 7 डेज में। मैंने
4 दिन पहले दोबारा से वो रील दोबारा अपलोड सेम रील ट्रायल रील्स के अंदर, उस पर भी 100 के व्यूज आए हुए। कि बताने का मकसद ये है कि जो कंटेंट ऑलरेडी चल चुका है ना, आप उसी को दोबारा रिक्रिएट करो, रिपर्पस करो। कि लाइक से पॉडकास्ट की दुनिया के अंदर है या किसी भी और नीच के अंदर देख लें कि जो टॉप का कंटेंट जिस पे मिलियन ऑफ व्यूज ऑलरेडी हैं, उन्होंने क्या फॉर्मेट यूज़ किया, उस फॉर्मेट के ऊपर आप अपनी वीडियो बनाओगे तो ऑब्वियसली वो जाएगी वायरल। ठीक है, क्योंकि इंस्टा ने फॉर्मेट देख रहा है, वो आपकी देख रहा है कि आप ऑडियंस के साथ हुक कैसे कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि अटेंशन स्पैन तो बहुत कम है आज की दुनिया में। ठीक है, लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं ऑलरेडी, उनको सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता जब वो सोशल मीडिया पे होते हैं। तो अगर आप उनको हुक कर सकते हो और आप एक प्रॉपर वीडियो में उनको एंड तक लेके आ सकते हो तो इट्स पॉसिबल। ठीक है, जो ऑलरेडी कंटेंट टेस्ट हुआ है उसी को आप रिपर्पस करो। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा सामने मुझे ये बताएं कि कोई भी स्किल या कोई भी कोर्स बेचने से पहले, कोर्स में अभी डिजिटल कोर्सेज की बात नहीं कर रहा, मैं एनीथिंग कुछ भी बेचने से पहले, चाहे वो कोई प्रोडक्ट भी हो, आपको पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत है। बिकॉज मैं पता चलूँ कि इससे पहले कुछ अर्सा पहले, आई थिंक साल पहले, कुछ 3 यूट्यूबर्स थे जिन्होंने कोर्सेज लॉन्च किए थे अपने मिलके। अब वो क्यों किए थे? बिकॉज उनकी पर्सनल ब्रांडिंग थी, लोगों ने खरीदा। ठीक है, अगर वो कुछ भी ना होते, उनके इतने फॉलोअर्स ना होते, तो अगर तब वो लॉन्च करते तो शायद वो इतना ना चलता। बट उनकी पर्सनल ब्रांडिंग हुई भी थी, उनका एक इमेज फेस की जो फेस था, आइडेंटिटी बनी हुई थी, वो थी। इस वजह से लोगों ने खरीदा, चाहे उसके अंदर कुछ था या नहीं था, हम उसके ऊपर नहीं बात करते। हम बात कर रहे हैं इस टाइम पर्सनल ब्रांडिंग की और आइडेंटिटी की। आपको क्या लगता है कि कुछ भी सेल करने से पहले या कुछ भी लॉन्च करने से पहले अपने आप की ब्रांडिंग करना कितनी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको अपनी ही बात बताता हूँ, हम दूसरों की बात नहीं करते। पिछले 3 सालों से लोग मुझे जानते हैं कि भाई ये वो बंदा है जिससे हम अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो हमें एक अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। इससे हम अपनी रूटीन सेट करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जनवरी के अंदर मैंने एक पेड कम्युनिटी स्टार्ट की। ठीक है, अगले 24 घंटों के अंदर 10-12 लोगों ने वो कम्युनिटी ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, और उसकी बगैर सोचे समझे क्या चार्जेस हैं उसके चार्जेस? पहले तो हम एक वो पियोनियर मेंबर्स की एक ऑफर थी जिसमें 5500 पे किया था फॉर द होल ईयर। यस, ठीक है, उसमें आए थे तकरीबन 30 प्लस मेंबर्स, 40 प्लस मेंबर्स। उसमें सिर्फ मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो व्हाट्सएप की थी उन्हीं के साथ शेयर किया था। मैंने कोई पर्सनल अपनी फेसबुक पे भी नहीं डाला था, कहीं और भी नहीं डाला था। ठीक है, इसके बाद अभी जो राइट नाउ जो चीज़ें चल रही हैं उसमें ये है कि हम या तो पर मंथ के ऊपर आए हुए हैं या 3 मंथ्स का आप ज्वाइन करते हैं या 6 मंथ्स का ज्वाइन करते हैं तो उसके हम चार्जेस ले रहे हैं। कि लाइक से अगर कोई 1 महीने के लिए आना चाह रहा है तो बहुत ही मिनिमम से उसकी मैंने प्राइस रखी हुई है 2000 भी किया। 2000 भी किया इज नथिंग। ठीक है, आप इतना तो बाहर के पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं। ठीक है, सही है। तो बहुत उसमें मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ, मंथ में आपके 2 सेशंस होंगे मेरे साथ। ठीक है, जिसमें मैं आपको मज़ीद चीज़ें भी बताऊंगा और लाइक आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा हर 15 डेज बाद या महीने बाद एक दफ़ा मेरे साथ कॉल पे आ सकते हैं। 15 मिनट्स की, 10 मिनट्स की कॉल, जैसे भी आपकी कोई प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड के अंदर मैंने ये सारा कुछ सेटअप किया हुआ है। ओके, दैट्स बेसिकली यू आर एक्टिंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। यस, कि यार हाँ आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं जरा मैं नो। ठीक है, वहाँ पे एक बुक्स का सेक्शन है, आस्क हसान का सेक्शन है, लॉट ऑफ थिंग। उसके अंदर एक और चीज़ भी मैंने ऐड की, अकाउंटेबिलिटी। उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं बच्चे कि अब लेट्स से अब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं तो नहीं कर रहा, तो बच्चे कर रहे होते हैं। वो ये कर रहे होते हैं कि चेकिंग करते हैं कि अभी मैं कितने घंटे सोया, मेरे आज के इम्पॉर्टेंट टास्क क्या हैं और क्या चीज़ मैंने आज के दिन में अवॉइड करनी है। जब वो रात को काम खत्म करते हैं, जैसे मॉर्निंग का कोई बच्चा है जब वो रात को काम खत्म करता है तो चेकआउट करता है और उसमें बताता है कि आज के जो मेरे टास्क थे वो मैंने कंप्लीट किए या नहीं किए, और जो मैं चीज़ अवॉइड करना चाह रहा था वो मैंने की या नहीं की। ठीक है, रात वाला कोई बंदा है तो वो रात में चेक इन करेगा, सुबह चेकआउट करेगा। तो दे आर ऑल अकाउंटेबल विद ईच अदर। मैं भी उनको देख रहा हूँ, मैं उनके साथ अकाउंटेबल हूँ, वो मेरे साथ अकाउंटेबल हैं। ठीक है, ये है कि एक प्रॉपर एनवायरनमेंट वहाँ बना हुआ है काम करने का। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि उस ग्रुप की जो मेंबर्स हैं उनको किस एज ग्रुप से बिलोंग कर रही है? 18 to 30, 35 वाला भी शायद मे भी कोई है,
मुझे कंफर्म नहीं है, बट 18 to 30 के दरमियान 31 है। हम्म। नाइस। टोटल हमारे पास इस वक्त तकरीबन 40 लोग हैं उस कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। उसको भी ये है कि अगर मैं लेट से उसको मार्केट करना चाहूँ तो ऑब्वियसली उसमें बहुत से लोग ऐड हो सकते हैं। अभी हम के सिस्टम्स पे मजीद में काम करके मजीद इसको तो ऑब्वियसली उसमें हम आपको एक थेरेपिस्ट भी कह सकते हैं। नहीं, थेरेपिस्ट नहीं गए, ठीक है। थेरेपिस्ट तो वो आपको सुनेगा, आपकी बात सुनेगा, फिर आपको बताएगा कि हाँ यार आप सच्चे थे, ठीक है, फिर उसका ये सोल्यूशन है। मैं तो ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो तो आप ठीक कर रहे हो, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि हाँ भाई इसका सोल्यूशन ये है और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं करोगे तो फिर मैं आप सबको बता सकता हूँ कि यार अच्छा, आप ये क्लैरिफाई कर दें कि आप हर तरह की प्रॉब्लम नहीं सुन रहे। हाँ हर तरह की हाँ। प्रॉब्लम नहीं सुन रहा कि लेट्स से आपकी कोई रूटीन्स की आप प्रॉब्लम आपकी है, कोई आपकी जानू कॉल नहीं उठा रही तो आपको आसान भाई मेरी बच्ची कॉल नहीं उठा रही, ये वाला सीन नहीं है। ओह मैन, तो लाइक आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम्स हैं, आप फिर- डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है, वो वाली प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ, योर work करियर, life. योर प्रोफेशन। रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ से मुराद ये है कि एक कॉन्सेप्ट है वर्क लाइफ बैलेंस का, ठीक है। उसको मैं इतना ज़्यादा नहीं करता क्योंकि राइट नाउ मैं 21 का होने वाला हूँ, आप माशाल्लाह से आप भी या 25। 25, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी टीनेज से निकलने वाली जो एज है ना 25 तक, 27, 30 तक, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस के नाम की कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है ना, अच्छा उसके लिए दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो चीज़ें। वर्क लाइफ बैलेंस से मुराद ये है कि आपकी जो वर्क रूटीन है वो आपकी पर्सनल लाइफ के साथ अफेक्ट ना कर रही हो। मेरी वर्क लाइफ बैलेंस की डेफिनेशन ये है कि मैं अपना जो काम कर रहा हूँ मेरी पर्सनल लाइफ के साथ अफेक्ट ना हो, ठीक है। उससे मेरी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे ना हो, मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कोई और भी चीज़ें हैं तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट लोगों ने ये बनाया हुआ है कि भाई 8 घंटे काम करेंगे, उसके बाद छुट्टी, ठीक है, उसके बाद ये मेरा टाइम सोने का है, ये काम करने का ऑब्वियसली है, बट ये वाला जो एक टाइम पीरियड है ना हमारा 18 के बाद से लेके 25 तक, इसमें आपको वर्कोलिक बनना पड़ता है। अगर आपके गोल्स है ना वो हाई परफॉर्मेंस वाले, तो उसके लिए आपको वर्कोलिक बनना पड़ेगा, ठीक है, और काम करना पड़ेगा राइट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये नहीं है कि भाई फिर हम इधर उधर निकल जाएं, इधर निकल जाएं, उधर निकल जाएं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आज के दौर में ना वही मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, आपको ब्लाइंडर्स बनना पड़ता है। ब्लाइंडर्स क्या कर रहे होते हैं कि वो अपनी सीधी राइट डायरेक्शन के अंदर देख रहे होते हैं कि यार मैंने ये काम करना है, आसपास नहीं देखेंगे कि यार ये क्या कर रहा है या ये क्या कर रहा है, उनको नहीं परवाह, उनको अपने काम से परवाह है, वो अपने काम की तरफ देखेंगे। बेशक लोग कह रहे हैं कि यार नहीं हो पाएगा या बहुत दूर है, बहुत बड़ा गोल है, नहीं कर सकोगे आप, लेकिन उनको अपने आप पे यकीन होता है, उनको अपनी एनर्जी पे यकीन होता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन के बहुत एक वो अलग सीन है, उससे भी हम बात करते हैं, वो बहुत डिटेल में बात हो सकती है उन चीज़ों पे। एक और थ्योरी है कि आप पानी को जिस तरह आप सुबह उठते हैं तो वो एक वो साइंटिस्ट है, उन्होंने पानी को कुछ कहा कि यार आप अच्छे पानी, कोई एक्सपेरिमेंट था मुझे याद नहीं आ रहा किस तरह का था, तो पानी को कहा कि आप गुड वाटर हो, एक को कहा कि बैड वाटर हो, तो वो जो गुड वाटर था वो फ्रेश था, बैड वाटर खराब होना शुरू अच्छा, इसमें मुझे याद आ गया 3 इडियट्स जो मूवी है उसमें भी इसका जिक्र किया गया कि एक जंगल के लोग थे, वो दरख्तों को बुरा कहते थे और दरख्त जो है वो सूख गए। मुझे याद नहीं आ रहा है उसका सीन, होगा ऑब्वियसली होगा। 3 इडियट्स में नहीं, सॉरी, तारे जमीन पर, तारे जमीन पर, आमिर खान की मूवी है तारे जमीन पर, बहुत पुरानी मूवी है। उसमें वो जब ईशान के पेरेंट्स को समझा रहा होता है तो भी वो वाला सीन है, वो कहता है कि जी एक गांव में या किसी आइलैंड पे लोग थे, वो एक दरख्त को बुरा बार बार कहते थे, तो वो बुरा कहने की वजह से वो सूख गया। ऐसे हम अपने आप से जो बात कर रहे होते हैं ना वो हमारी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। कि लेट्स से मैं अपने आप को सुबह कह रहा हूँ कि यार यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन, तो मैं बनूंगा ऐसा। कोई मुझे आके कोई आप किसी बुरे बंदे को बुरा कहते जाएंगे ना तो वो बुरा बनता जाएगा, किसी बुरे बंदे को अच्छा कहना स्टार्ट कर देंगे ना तो वो कोशिश करेगा यार हाँ मैं थोड़ा सा अच्छा बन जाता हूँ, कोई नहीं,
इसकी ही लाज रख लेता हूँ मैं, ठीक है, तो वो अच्छा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। हम लोग ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं चीज़ों को लेके। हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए कि यार अल्लाह ताला ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, उसकी लाइफ तो बहुत फिट चल रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। लेट्स से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, फिर हम समझते हैं कि यार हमारी ही ज़िंदगी बेकार है, हमारे साथ ही सब कुछ दुनिया में जो हो रहा है वो पूरा हो रहा है। रिसेंटली ऐसा हुआ था, जो लास्ट ईयर गुजरा ना मेरा, मैंने फेलियर्स देखे। अब आपको मैंने बताया ना कि मैं टॉप 10 के अंदर आया था कॉम्पिटिशन्स में, मुझे फर्स्ट आना था, मैं टॉप 10 में आ रहा हूँ। मुझे इस बात का दुख था कि मेरे से ऊपर 8 लोग हैं, मेरे से नीचे जो 600 लोग हैं मैं वो भी देख रहा था, लेकिन मुझे वो 9 पे आने का एक दुख था कि यार मैंने इतना टाइम लगाया फिर भी 9 पे, ठीक है। लेकिन उसकी पॉजिटिव जो थी चीज़ थी वो ये थी कि यार उन सब लोगों का एक्सपीरियंस मेरे से ट्रिपल से भी ज़्यादा था, ठीक है। अगर मेरा 2 साल का था तो वो 12 साल का, कोई 10 साल का, कोई 9 साल का, कोई 14 साल का, हाफ ऑफ योर एज, हाफ ऑफ माई एज, ठीक है। तो हाफ से भी ज़्यादा वो तो वो एक नेगेटिव आई हुई थी। फिर इस तरह कुछ फेलियर्स आए, फेलियर्स भी नहीं कहूँगा मैं, वो लर्निंग्स ही थी, बट मुझे उस टाइम ये हुआ कि यार एक फेलियर, फिर फेलियर, फिर फेलियर। नवंबर के अंदर में थोड़ा सा हो गया, फिर मैं गया लाहौर। लाहौर में गया था, आप उनको जानते होंगे, अब्दुल हसीब, हसीब मेड इट, ही इज आल्सो डूइंग अ गुड रेवेन्यू फ्रॉम फाइवर। उनके फिर दोस्त थे सकलैन मलिक, मुदस्सिर, और फिर इस तरह बहुत से अच्छे अच्छे लोग वहाँ मिले। उनके साथ मैंने मुल्तान से आगे लाहौर तक का सफ़र किया। लाहौर में हम बहुत से लोगों से मिले, उनकी मैंने स्टोरी सुनी, एंड आई एम लाइक कि भाई मेरी प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही अपने आप को हवा बना के बैठा था कि यार मेरी लाइफ के सब कुछ ख़राब है। नहीं, लोगों की लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा था, जब उन्होंने सब कुछ मेरे साथ शेयर किया ना, तो आई एम लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यार भी तो प्रॉब्लम्स आनी है, और मैं उसके बाद से ये दुआ करता हूँ कि यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए और मैं उसके साथ साथ उनको हैंडल करने की कैपेबिलिटी भी आए मेरे अंदर, और मैं उन प्रॉब्लम से सीखूं। हाँ, उन प्रॉब्लम से सीखता जाऊँ। लेकिन वो एक छोटी सी मेरी वो फनी बात भी है कि यार मैं ना वक्त में पीछे चला जाऊँ मैं एक चीज़ को सॉल्व कर लूँ, फिर मैं वक्त में पीछे चला जाऊँ, और फिर मैं वो जल्दी से कर लूँ मेरी बहुत अजीब सी आदत है वो। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग ने खत्म कर लिया, अब हम आते हैं सॉफ्ट स्किल्स की तरफ। आपको लगता है कि आजकल जो यूनिवर्सिटीज हैं, आर दे वर्किंग ऑन सॉफ्ट स्किल्स टू? बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ना मैंने भी रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज़ किए थे, और वो बच्चे थे BS इंग्लिश 5th सेमेस्टर के, 7th सेमेस्टर के, कुछ ग्रेजुएट्स थे। मैंने उनसे कहा कि यार टेल मी अबाउट योर मॉर्निंग रूटीन, 2 लाइनें नहीं कह पा रहे थे मुझसे इंग्लिश में, ठीक है। एक इंटरव्यू था जो अच्छा गया था कि भाई उसने, मैंने उनसे फिर एक और तो वो तो एक लैंग्वेज बैरियर भी तो है ना। हाँ, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उन बच्चों में, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे बात बताएं, इंग्लिश डिपार्टमेंट से मैंने बच्चे उठाए, तो क्या वो नहीं होगा, उनको इंग्लिश नहीं आती होगी, ठीक है। इसलिए मैं बात कर रहा था वो कि भाई मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि यार टेल मी अबाउट योर मॉर्निंग रूटीन, और अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई बुक पढ़ी है या कोई मूवी देखी है, कोई हॉबी जो आप करते हैं, मुझे कन्विंस करें कि मैं वो काम करूँ या मैं वो बुक पढूं। कोई भी नहीं बात कर सका मुझसे इंग्लिश में, 1-2 सेंटेंसेस ही नहीं कहे गए उनसे, ठीक है। तो कॉलेज पे लोग बच्चे का मतलब टीचर्स वगैरह काम कर रहे हैं, बट उस तरह नहीं कि इस तरह करना चाहिए। Okay, कोई एक ऐसी सॉफ्ट स्किल जो आप समझते हैं कि एटलीस्ट एक इंसान में ये तो लाजमी होनी चाहिए, कोई और हो रहा हो? कम्युनिकेशन, आपको बात करनी आनी चाहिए, दैट्स इट। आप बात करने आ जाएं, आपको, आप एक अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं फिर। एंड व्हाट अबाउट नेटवर्किंग? नेटवर्किंग इज वे मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। आई विल रिकमेंड अ बुक, एक बुक रिकमेंड करूँगा, द डायरी ऑफ CEO, स्टीवन बार्टलेट की। उसमें ना वो उन्होंने 5 पिलर्स बताए थे, अब मेरे जहन से वो निकले हुए,
उसमें था कि आप पहले आप ये चीज़ देखो, फिर ये चीज़ देखो, फिर ये, उसमें फिर था आपके नेटवर्क का फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट था या थर्ड पॉइंट था कुछ इस तरह का। उसका मुझे हम अभी सर्च करके जैसे देख सकते हैं, बट उसमें वो था कि भाई आप पहले अपनी जो करंट रिसोर्सेज हैं उनको देखो, फिर आप अपने नेटवर्क्स की Okay, तरफ don't you think कि networking is way more important than communication? Because जब आप नेटवर्क करेंगे तो आपको कम्युनिकेशन करना खुद ही आ आ जाएगी। जाएगी ऑब्वियसली। मैं अपनी बात करता हूँ ना, जी, जब please. 2023 के सितंबर में हमने फ्रीलांसर्स कम्युनिटी बनाई थी, उस वक्त में कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल सा बच्चा था, ठीक है। अब आज अभी मैं 21 का हूँ, उस वक्त मैं शायद 18 का था, मेरा आईडी कार्ड रिसेंटली बना था। तो तब सब लोग मुझे वो इतना कर रहे थे कि भाई ही इज़ मैनेजिंग ऑल दैट स्टफ, ठीक है, इतनी कम एज के अंदर। अब मेरे पास वहाँ जब लोग मिलने आते थे, मेरी डबल एज के बंदे थे, 35 के, 30 के, 28 के, इस तरह के एज ग्रुप के बंदे थे वहाँ पे जो काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और मैं एक बंदा था जो नॉर्मल सा फ्रीलांसर था उस वक्त, ठीक है, और मैं कोई बहुत ज़्यादा अर्न भी नहीं कर रहा था, ठीक है, बट ये था कि मेरी मैनेजिंग स्किल्स वहाँ काम आई, ठीक है। मैनेजिंग Networking स्किल्स करनी। हाँ कहाँ मैंने सीखी, मैंने अपने कॉलेज से सीखी। मेरे कॉलेज के अंदर ना, गवर्नमेंट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, वहाँ जितने भी बच्चे थे ना, अब लेट से हम कोई हॉल में वॉक कर रहे हैं ना, कोई टीचर हमने टीचर से किसी टीचर ने हमसे पूछ लिया कि यार आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो वहाँ वो बच्चे समझते थे कि हमारी बेइज्जती की गई है और टीचर ने अब हमें डांट दिया, अब हम आइंदा यहाँ पे नजर ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो उस तरह के वहाँ बच्चे थे। फिर मैं मेडिकल सेक्शन का सीआर बन गया बाय चांस, ठीक है। वहाँ सबको मैनेज करना, इस तरह वो मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ती 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 गई। फिर जब नेटवर्किंग में आए, ठीक है, टीचर से बात करना, इवन कि वहाँ प्रिंसिपल से मैं थोड़ा सा बात कर सकता था, बच्चे नहीं बात कर सकते थे, मैं कर सकता था, ठीक है। बच्चे बहुत डरते थे किसी टीचर से बात करने में भी, लेकिन यार अगर आप एक बात करना चाह रहे हो तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, ठीक है। उसमें सिर्फ आपकी बात करने वाली चीज़ है ना। उसके बाद ये नेटवर्किंग बाकी चीज़ें ये ऐड होती जाती हैं, लेकिन सबसे पहले बात करना, बात करने आएगी तो आप किसी से नेटवर्क बना पाएंगे, ठीक है। लेट से आप किसी से मिलते हैं, अगला बंदा एक सीईओ है और आप एक नॉर्मल से फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, तो अगर आपको उनसे बात करना ही नहीं आएगी तो आप कभी भी वो कनेक्शन क्रिएट ही नहीं कर सकते, Fair ठीक है। enough. तो दोनों चीज़ें इनडायरेक्टली रिलेट कर रही हैं एक दूसरे से। रिलेट कर रही मैं है। ये नहीं कह सकता कोई बहुत इंपॉर्टेंट वो इम्पोर्टेंट है या ये कम इम्पोर्टेंट है, नहीं, रिलेटेबल अच्छा, चीज़ है। नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूँ तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आई वुड गो फॉर नेटवर्किंग बिकॉज दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। Yes, yes, obviously. तो मैं समझता हूँ कि नेटवर्किंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेटवर्किंग आपको कम्युनिकेशन खुद ही सिखा देती है। हाँ, दे आर रिलेटिव समझ लें, दोनों एक दूसरे के साथ obviously. प्रोपोर्शनल है। अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूँ तो नेटवर्किंग आपको वहाँ तक लेके जा सकती है जहाँ आपको एजुकेशन कभी लेके जा ही नहीं सकती। नहीं लेके जा सकते। ठीक है। अगर मैं अपनी एक किस्सा बताऊं तो मैं भी रिसेंटली एक मैंने बैच पढ़ाया है डेफ कैसल भागलपुर में, इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है डेफ कैसल के नाम से जहाँ पे नैफटेक और पीएचडीएफ के कोर्सेज होते हैं। तो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड वर्किंग ऑन रैंडम फ्राइडे और मुझे एक दोस्त की कॉल आती है, आप भी उनको जानते हैं, हमजा राशिद भाई को, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं भाई हैं। उनकी मुझे कॉल आई, मैसेज आया सॉरी, कि यार एक ट्रेनिंग आई हुई है, आर यू इंटरेस्टेड? मैंने कहा आई वुड लव टू बिकॉज आई लव नेटवर्किंग एंड आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल, सो आई वुड लव टू। मैंने कहा जस्ट शेयर मी योर सीवी। मैंने सीवी शेयर किया, आउट ऑफ नोवेयर संडे को मुझे कॉल आई है, फ्राइडे को ये सारा सीन हुआ, संडे को मुझे कॉल आई है कि यार आपकी सुबह ज्वाइनिंग है। मैंने कहा इंटरव्यू हो गया, सुबह ज्वाइनिंग है और मैं सुबह जा रहा हूँ। आउट ऑफ नोवेयर, ना मैंने वहां अप्लाई किया, ना उससे पहले मुझे पता था कि डेफ कैसल क्या चीज है, ना मुझे पता था कि नैफटेक क्या चीज है, पीएचडीएफ क्या चीज है। एंड आउट ऑफ नोवेयर जस्ट बिकॉज़ ऑफ नेटवर्किंग मैं वहां का बैच पढ़ा लिया। इंशाल्लाह देयर आर चांसेस कि नेक्स्ट बैच भी मिल जाए इंशाल्लाह। तो दैट्स व्हाई आई थिंक नेटवर्किंग इज फेमस। और ये तो मैंने सिर्फ एक किस्सा बताया है, बिल्कुल। देयर आर मोर स्टोरीज। मैं भागलपुर में तकरीबन 200-300 लोगों को जानता हूँ जो कि फाउंडर्स हैं, एजेंसीज ओनर्स हैं, नॉर्मल फ्रीलांसर्स भी हैं, बिगनर्स भी हैं और कुछ बड़े लेवल पे भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा फेसबुक से अच्छे लोगों को जानता हूँ, जिस तरह हसीब वालों से मुल्तान में मेरी बातें हुई,
तो वो मैं उन सबको वहीं ऑनलाइन देख रहा था, बट ठीक मेरी है। जो एक्चुअल उनसे लाइक वो कम्युनिकेशन है वो वहाँ जाके हुई, वो वहाँ ठीक है। कनेक्शन बना। लेकिन मैं पहले से उनको जानता था, वो भी मुझे ऑलरेडी जानते थे कि यार एक बच्चा है हसान, ठीक है। तो ऑब्वियसली नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब फेसबुक की कम्युनिटी है हमारी फ्रीलांसर्स की। अब उसमें फैसलाबाद से लोग हैं, कराची से लोग हैं, उकाड़ा से लोग हैं, लाहौर से लोग हैं। अगर मैं ऑनलाइन होता ही ना तो मैं शायद कभी उनसे मिल ही नहीं पाता। अब बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिला, बट हमारा एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। एंड जब भी मैं लाहौर जाऊंगा, कराची जाऊंगा, इस्लामाबाद जाऊंगा, उखाड़ा जाऊंगा, तो आई नो कि मैं इन सब लोगों से मिलूंगा, ठीक है। और हमारा ऑलरेडी इतना कनेक्शन बना हुआ है कि हम वहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे होंगे, हम बस इंजॉय कर रहे चिल होंगे, कर चिल कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है। ओके, राइट नाउ व्हाट डू यू थिंक ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आज की यूथ हमारी सॉफ्ट स्किल सीख सकती है? ओके, प्लेटफॉर्म्स, यार आई विल रिकमेंड तो बुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स आपको वो सिखा सकती है जो कि कोई और चीज़ उतनी ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं सिखा सकती। अब लेट्स से आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, या हम उससे भी पहले हम इंग्लिश की बात कर लें, तो आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको कहते हैं हम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। Fair enough. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। प्रैक्टिस करने पे रीडिंग भी है। अब रीडिंग के अंदर आई विल रिकमेंड रीडिंग ऑलवेज। मैं बच्चों को शुरू से कहता हूँ कि यार बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपकी लाइफ भी बेहतर हो जाएगी, आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी, आपकी विकेबलरी बेहतर हो जाएगी। इस तरह सब कुछ अच्छा हो जाएगा ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। सब अच्छा हो जाएगा। सब अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आई विल रिकमेंड प्लेटफॉर्म अफेरा, होप टू स्किल्स, इरफान मलिक का। वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ कोर्सेज पढ़े हुए हैं, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी डिफरेंट कोर्सेज हैं, यूट्यूब पे चले जाएं, सर्च करें कि यार क्रैश कोर्स चाहिए मुझे स्पेसिफिक चीज़ का, वो देखें, गो फॉर इट, ठीक है। ठीक है। अच्छा, हसान भाई, आज के दौर में या इससे पहले भी हम जितने भी बिलियनियर्स उठा के देख लें या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उनको देखा जाए तो एक जो कॉमन स्किल है दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। तो क्या पब्लिक स्पीकिंग वाकई सीखी जा सकती है? सीखी जा सकती है, ठीक है। उसके लिए एक तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, और वो सब चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। आई विल रिकमेंड चैनल टेड टॉक्स, टेड टॉक्स, ठीक है। ठीक है। वहाँ टेड टॉक्स में डिफरेंट चैनल्स हैं, लेकिन आप उनकी टेड टॉक्स के अंदर ना यूँ होता है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो उन सबको इनवाइट करते हैं। वो 15 मिनट्स से 20 मिनट्स की कॉल, आप क्या कॉल कह रहा हूँ, एक उनकी एक टॉक होती है वहाँ पे, ओके, ठीक है, जो वो पब्लिक के साथ आके कर रहे होते हैं, ठीक है। वो अपनी लर्निंग शेयर कर रहे होते हैं, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, ठीक है, और उनकी आप बाकी चीज़ें देख लें। वहाँ से आपको बहुत आइडिया होता है कि यार एक बंदा स्टेज पे परफॉर्म कैसे कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उसने कहाँ से बात शुरू की, कहाँ एंड की, किसी को समझ भी आई कि नहीं आई। ये सारी चीज़ें हम वहाँ से सीख रहे होते हैं, ठीक है। अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का चुनाव, बहुत सारी चीज़ें। टेड टॉक्स आई विल रिकमेंड, बुक्स, ठीक है। इसके अलावा पॉडकास्ट सुन सकते हैं आप डिफरेंट लोगों के, जैसे क्रिस विलियम है और राज शमानी है, ये तो अच्छे हैं। इसके अलावा डॉक्टर ह्यूबरमैन है, बहुत से लोग हैं जो अच्छी अच्छी पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे, तो इनको ऑब्वियसली सुना जा सकता है, सीखा जा सकता है, ठीक है। फेयर इनफ। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक टाइम मैनेजमेंट की तरफ। मेरा पहला सवाल से टाइम मैनेजमेंट का ये है कि क्या वाकई टाइम को मैनेज किया जा सकता है या सिर्फ ये एक मिथ है? बिकॉज आप टाइम मैनेजमेंट में और कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने प्रायोरिटीज को चेंज कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपने जवाब ही दे दिया मेरे क्वेश्चन का। मैंने पहले एग्जांपल दी थी ना कि हम हमारे जो 24 घंटे, पहले तो 24 घंटों को समझते हैं ना जी, किसी के पास 24 घंटे से 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इस बात को सब लोग एडमिट करते हैं। हाई परफॉर्मर्स के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबके पास 24 घंटे ही हैं, किसी के पास 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं है। अच्छा, टाइम की प्रॉब्लम नहीं है लोगों को, प्रॉब्लम है प्रायोरिटी की, ठीक है। आई विल ऑलवेज से कि भाई टाइम प्रॉब्लम नहीं है, प्रायोरिटी प्रॉब्लम है।
अब मैंने एग्जांपल दी थी कि एक कप है वो खाली है, वो 24 घंटे हैं आपके, वो खाली कप, ठीक है। अगर आप खुद से कुछ फिल नहीं करोगे ना उसमें, तो लोग आएंगे अपने आपकी अपनी चीज़ें ना उसमें ऐड करते जाएंगे। आप दिन में फारिग बैठे हैं तो किसी ने आपको दोस्त ने कॉल की, यार आओ चलते हैं कहीं बाहर, ठीक है, मेरा एक काम है, इधर तक जा रहे हैं तो आओ चलते हैं, क्या चल रहे थे, आप फ्री थे तो आपका टाइम वहाँ फिल हो गया। आपको कोई काम नहीं था करने को, किसी ने आपको कॉल की, किसी ने आपको कुछ कहा कि यार ये काम कर दो, ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम अवेलेबल था उस वक्त, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी अपनी टाइम को मैनेज कर लेंगे, अपने टाइम ब्लॉक्स बना लेंगे, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, आई विल डिस्कस इट। अगर आप ऑलरेडी अपने कप को फिल कर देंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली कोई और किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि आपके काम में दखल अंदाजी करे। आपको पता होगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ठीक है। फिर जब आप उन प्रायोरिटीज़ पे काम करना शुरू करेंगे तो आप नो कहना भी सीखें, ठीक है। अच्छा, ये ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि लोग नहीं समझते। ठीक है। नो कितना ही सिंपल है, एन ओ नो, क्या, ठीक है, दैट्स इट यार। क्या मुझसे लोग पूछते हैं कि यार हमसे ना नहीं कहा जाता, मैंने कहा क्यों नहीं कहा जाता ना, क्या प्रॉब्लम है ना कहने में, ठीक है। सिंपल यार, लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ लोगों ने। मेक इट इजी, मेक इट सिंपल, लेस इज मोर वाला कॉन्सेप्ट चलाओ और गो फॉर इट यार। अच्छा, अभी आप ट्रिक्स की बात कर रहे थे फॉर टाइम मैनेजमेंट, व्हाट आर दोस ट्रिक्स? इससे पहले ना मैं एक फ्रेमवर्क मैंने जो बनाया, जो बच्चों को मैंने दिया, उसको मैंने नाम दिया है टाइम ऑडिट का। उसके अंदर आपने क्या करना है, इस तरह मेरी डायरी है, डायरी ले लें, गूगल की शीट बना लें, कुछ भी कर लें जो आपको बेहतर लगे। आपने करना यूँ है कि आप सुबह उठ रहे हैं ना, लेट से 5 बजे या 4 बजे उठ रहे हैं, आपकी जो भी 24 घंटे को ना आपने ट्रैक करना है। किस तरह ट्रैक करना है, अब लेट से उठ रहे हैं आप 4 बजे, 4 बजे से लेके 5 बजे तक एक लिखेंगे, 4 से 5 मैंने इस घंटे में ये किया, वो घंटा गुजरने के बाद लिखना आपने। 5 से 6 मैंने ये किया, 6 से 7 ये किया, 7 से 8 ये किया। पूरे 24 घंटे को ना सिर्फ आपने ट्रैक करना है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। आई विल रिकमेंड 7 डेज, लेकिन आप 3 दिन का भी ऑडिट कर सकते हैं, 5 दिन का भी कर सकते हैं, 7 दिन का भी कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप 24 घंटे का अपना ऑडिट करेंगे तो आपको सिर्फ लिखने में या टाइप करने में आपको आधा पूरा घंटा लग जाएगा? वो आधा घंटा आपके स्टैट्स पे दिखाएगा फिर कि भाई मेरा टाइम एक्चुअली में जा कहाँ है। आप कहते हैं ना कि भाई मैं ऑफिस में हूँ, इतना टाइम में यही काम कर रहा हूँ, लेकिन ऑफिस में बैठ के आप रील्स देख रहे हैं, ठीक है। आप उसको ऑनेस्टली उसके अंदर पुट करेंगे ना कि यार 6 से 7 में बैठ के ये काम कर रहा था, मैंने इतना टाइम रील्स कॉल किए हैं, या मैंने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है। आपको 2-3 दिन के अंदर ही आइडिया हो जाएगा कि मेरा जो टाइम है वो एक्चुअली जा कहाँ रहा है। जब आपको ये पता लग जाएगा ना कि टाइम मेरा कितना फजूल जा रहा है, जब आपको स्टैट्स नजर आएंगे ना, फिर आप खुद भी परेशान होंगे, यार ये तो बुरी बात है, ठीक है, ये तो मसला है, गड़बड़ है भैया। हाँ ये तो गड़बड़ है, ठीक है। तो फिर आप अपनी चीज़ों को ठीक करना स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि आप ऑडिट करें किसी भी चीज़ का, आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, आई विल ऑलवेज रिकमेंड एक पेन पेपर उठाएं, अपनी प्रॉब्लम को यहाँ से ना लिख दें पेज अच्छा, के ये ऊपर। बहुत से साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट जो हैं वो भी एक्टिविटी मैं खुद रिकमेंड करते हैं। यस ऑब्वियसली। मैंने डायरीज लाना भूल गया। एक तो मेरी ये डायरी है, इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इसमें सब कुछ अनफिल्टर्ड जा रहा है। लाइक अब यहाँ आया था तो इसकी तैयारी के लिए मैंने ये यहाँ पे चीज़ें लिखी। एक और डायरी है जिसमें मेरी सिर्फ ट्रैकिंग जा रही है कि मैंने मेरी स्लीप का क्या ट्रैक रहा है, मेरी हैबिट्स का क्या ट्रैक रहा है, और उसमें क्या चीज़ें रही हैं। एक और डायरी है छोटी सी जिसमें टास्क की एक लिस्ट बनी हुई है। एक और डायरी है जर्नलिंग के लिए। एक और डायरी है जिसमें मैंने अपने फ्रेमवर्क्स और अपने लर्निंग्स ऐड की हुई है, ठीक है। तो आपका कोई इरादा है कि आप आने वाले दिनों की बुक भी लिखें? ऑब्वियसली हैबिट जोन की एक बुक आने वाली है इंशाल्लाह। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। ओके, कहाँ थे हम? टाइम ऑडिट की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब टाइम ऑडिट हो गया, आपको आप 7 दिन ना करें, आप 3 दिन कर लें, 3 दिन में आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है जो सीन कि भाई हम किन किन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। अब उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फ्रेमवर्क है वो है ईजनहोवर मैट्रिक्स। कुछ उसको आइजनहोवर मैट्रिक्स पे कहते हैं, ईजनहोवर मैट्रिक्स पे कहते हैं। वो क्या है बेसिकली? उसमें है, आप इसको सर्च पे कर सकते हैं गूगल पे।
उसमें 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं, अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके ठीक है, क्वार्टर 1 2 3 4। हम लोग ज़्यादातर ना एक होती है चीज़, पहले था अर्जेंट। अर्जेंट के अंदर क्या हो रहा होता है कि आपने ये देखना है कि एक चीज़ है अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर वो दोनों चीज़ें आपकी आ रही है ना एक ही ब्लॉक के अंदर, वो काम आपके राइट नाउ करने वाले हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी। यस, ठीक है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर है। अब एक चीज़ है जो कि अर्जेंट तो है बट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उसको डेलीगेट कर सकते हो अपनी टीम में, अपने नीचे वाले लोगों में। ठीक है, वो आपकी करने वाली चीज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट है बट आपकी करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर एक चीज़ है अर्जेंट भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, आप उसको एलिमिनेट कर दो अपनी जगह से। ठीक है, कितनी 3 चीज़ें डिस्कस कर लें कि एक अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है, एक अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक है नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। ओके ठीक है, वो सब चीज़ें ना आप इसको अगर हमने कहीं वो पेज पे बनाया हुआ होता है तो वो मैं ज़्यादा इजीली समझा पाता। आप इसको गूगल एक दफ़ा कर लीजिएगा, वहाँ पे जब फ्रेमवर्क आपके सामने आ जाएगा ना, तो उन ब्लॉग्स में भी लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट किस तरह है, अर्जेंट किस तरह है, नॉट इम्पॉर्टेंट किस तरह है, नॉट अर्जेंट किस तरह है। तो वो 4 बॉक्स बने हुए हैं। हम ज़्यादातर क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के अंदर रिलाय कर रहे होते हैं। ठीक है, वो फायर फाइट कर रहे होते हैं हम एक दूसरे से, वहाँ से ही टास्क निकल के क्वार्टर 1 के अंदर जाते हैं, वहीं से हम अपने काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बहुत एक अच्छा फ्रेमवर्क है जो ना मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा मे बी कॉम्प्लेक्स लग रहा हो बट है नहीं। ठीक है, इसके टर्म्स थोड़ी सी हैं, इसका नाम ही थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ईसन मैट्रिक्स, लेकिन इसके जो यूजेज है वो बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने बस ये जहन में रखना है कि कौन सी चीज़ मेरी इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है। अर्जेंट है। ठीक है, कौन सी चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। हम सब लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, लाइफ की टू डू लिस्ट लोगों की बनी हुई होती है कि यार मैंने ज़िंदगी में ये काम करने हैं, गोल्स। हाँ। लेकिन एक और चीज़ हम मिस कर जाते हैं, हम नॉट टू डू लिस्ट नहीं बनाते कभी अपनी, कि यार मैंने अपने ज़िंदगी के अंदर ये वाले स्पेसिफिक काम कभी करने ही नहीं है। झूठ नहीं बोलना किसी से, किसी के साथ धोखा नहीं करना। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम उस अपनी नॉट टू डू लिस्ट के अंदर ऐड कर दें कि यार इस तरह वाले काम मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करने। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा टाइम मैनेजमेंट में हम बात कर रहे थे तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं और बल्कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अगर आपने सुबह इंग्लिश में दे दी, मैं उर्दू में भी जी दूंगा आपको। अच्छा, अगर सुबह 5 बजे उठने से हर बंदा हेल्दी भी हो रहा है, रिच भी हो रहा है, वाइज समझदार भी हो रहा है, तो फिर दूध वाला और ये जो न्यूज़ पेपर फेंकने वाले हैं ये सबसे ज्यादा अमीर समझदार क्यों नहीं है, हेल्दी क्यों नहीं है? ओके, टॉपिक को थोड़ा सा पहले तो हम बात कर लेते हैं मॉर्निंग रूटीन के ऊपर, फिर मैं आपके Okay. क्वेश्चन पे आता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि सुबह उठने वाले लोग, आपने एग्जांपल दी एक इंग्लिश की, किसी इंग्लिश ऑथर ने लिखी होगी ऑब्वियसली ये। ठीक है, बट आई ऑलवेज से कि जो जितने भी बुक्स हैं, जितने भी सेल्फ मूवमेंट के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमारे इस्लाम से लिए गए हैं। ओके ठीक है, अल्लाह ताला ने ऑलरेडी कह दिया कि मैंने अपने जो सुबह का वक्त है ना, वो अपने बंदों के लिए उसमें बरकत डाल दी है। सुबह का वक्त क्या है? फजर के बाद का वक्त। ठीक है, अब आपने एग्जांपल सुनी होगी वो बचपन में, शायद मैंने भी सुनी थी, शायद आपने भी आगे सुनी होगी कि जो सोता है वो खोता है। ठीक है, तो पहले तो मैं वो कुछ और खोता समझता था, तो जब मुझे बाद में पता चला कि वो खो देता है। ठीक है, वो अगर सुबह देर से उठ रहा है ना, तो वो अपना सुबह के बरकत को खो रहा है। ठीक है, वो अपनी बाकी चीज़ों को खो रहा है, अपनी एनर्जी को खो रहा है। एक कॉन्सेप्ट अमेरिकन ऑथर्स ने और इन लोगों ने डाले, अल्ट्रेरियन रिथम्स, अल्ट्रेरियन साइकिल्स। ठीक है, कि हम लोगों की जो लाइफ है वो किस तरह ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है, तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट वहाँ ऐड किए, हम इस्लाम में उसको अर्ली मॉर्निंग वाले कॉन्सेप्ट्स में ऐड कर देते हैं कि यार सुबह उठते हो, आप फजर पढ़ते हो, फजर पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ते हो, अपनी ज़िक्र अस्कार करते हो, आप अपने दिल को, अपने दिमाग को मुतमईन कर रहे हो।
ठीक है, आप ये नहीं समझेंगे कि लेट्स से, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। हम सुबह उठ रहे हैं, जिसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, 7-8 बजे, 10 बजे, 11 बजे एक बच्चा उठ रहा है, आधा दिन ऑलरेडी गुजर चुका है। 9 बजे भी वो उठ रहा है तो अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है। अब उसने 10 बजे ऑफिस जाना है, उठेगा जल्दी जल्दी, नहाएगा, फ्रेश होगा, तैयार होगा, नाश्ता करेगा, ऑफिस पहुंचेगा, घर पर सब कुछ जल्दी जल्दी में जा रहा है। लेकिन एक बंदा जो सुबह 4 बजे उठा था, उसने फजर पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, अपनी सारी चीज़ें सेट की, एक्सरसाइज की, वॉक की, आपको क्या लगता है वो दोनों बंदे सेम होंगे? नहीं। डेफिनेटली नॉट। अच्छा, मॉर्निंग रूटीन भी ना मॉर्निंग में शुरू नहीं होती, वो एक रात पहले शुरू होती है। अगर आप कहते हो कि मैंने सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, तो आप आपको रात को उससे सोते पहले रात ही को जल्दी 12, सोना 1, 2 पड़ेगा। बजे हो, तो आप सुबह 4 बजे कैसे उठ पाओगे? आपको सोना पड़ेगा ना 9-10 बजे, इशा पढ़ के। अल्लाह ताला ने वो सारी ऑलरेडी रूटीन हमारी बना दी है। एंड मैं कहता हूँ कि यार, अगर आपने रूटीन सेट करनी है, अपनी नमाज की टाइमिंग सेट कर लो, उसके आसपास अपनी सारी रूटीन बिल्ड कर लो। अब लेट्स से कोई मॉर्निंग वाला बंदा है, सुबह फजर से जोहर तक अपने मेन टास्क कर ले, जोहर से असर तक नॉर्मल टास्क, असर से मगरिब इशा नॉर्मल फैमिली वाले टास्क करके इशा पढ़ के सो जाए, सुबह वही रूटीन। अब कोई ऐसा बंदा है कि यार वो फजर पढ़ के सोना चाहता है, सो जाए, ठीक है, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ये रूटीन फॉलो की थी तो वो नहीं हो पाता। बहुत से लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली नहीं हो इवन दो आई पाता। एम आल्सो स्लीपिंग, मैं पिछले 6 साल से तकरीबन रात में ही सो रहा हूँ, सॉरी दिन में सो रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 6 years। और मैं इस बात से जानता हूँ कि दिन की नींद नहीं है। आप रात को अगर 1 घंटा सो जाओगे ना, आप 1 घंटे बाद एटलीस्ट यू विल बी अ लिटिल फ्रेश। लेकिन Yes. अगर आप पूरे दिन भी सो रहे हो ना, आप उठोगे, आपकी एनर्जी बिल्कुल जीरो होगी। ऑब्वियसली जीरो होगी। मैंने बहुत टाइम किया, मैं ऐसा होता था कि मैं फजर पढ़ के आके सोता था ना, तो 10-11 बजे तक के बाद तो मुझे नींद नहीं आती थी, 10-11 बजे तक ही सो पाता था। और दूसरा ये कि उस 10-11 4-5 घंटे की नींद में मैं 3-4 दफ़ा उठता था। रात में ऐसा नहीं होता, रात में ऐसा होता है कि मैं एक दफ़ा बस सोया हूँ तो मैं सो सुबह ही गया, उठे। फिर सुबह ही एक दफ़ा आँख खुली है। और सुबह उठने की ना एक बहुत, मैं हाफिज़ हूँ, तो मेरे ना कारी साहब ने मुझे एक बात कही थी कि आप, अगर आपकी सुबह आँख नहीं खुलती ना, तो जो सूरह कहफ की आखिरी 2 आयतें हैं, आप वो अपने याद हिफ्ज़ कर लें, और अपने ना माइंड में जब आप रात को सोएं, आप एक दफ़ा पढ़ लो, और अपने माइंड में ना ये कहो, फिर वो मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं इसके अंदर कि यार आप खुद से कह रहे हो कि अपनी बॉडी को समझा रहे हो कि भाई सुबह 4 बजे मेरी आँख खुलनी चाहिए। और ये होता है। मैं पिछले 5-6 सालों से ये अप्लाई कर रहा हूँ, और ये वाकई होता है। मैं बहुत से लोगों को बताया था, वाकई काम करते हैं। मेरे गाइड साहब इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया, तब से मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। आँख खुल जाती है आपकी, उसके बाद आपका काम आपकी है, विल है। आपकी विल है कि आप उठ पाते हो कि नहीं उठ पाते, लेकिन ऐसे ही आपकी आँख आँख जरूर खुल जाती खुलेगी। है। जैसे मर्जी आँख खुलेगी, आँख जरूर खुलेगी। बिल्कुल उसके ऐसे। बाद आपके ऊपर है कि आप Exactly. उठ पाते हो कि नहीं उठ पाते, Exactly. ठीक है। और हमारी आधी जिंदगी जो खराब हुई है ना, वो स्नूज के बटन से खराब हुई है। ठीक है, एक अलार्म बजता है, उसको हम स्नूज कर देते हैं 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बाद फिर बजता है, फिर 5 फिर मिनट बाद snooze। स्नूज चला जाता है। तो वो स्नूज वाले बटन को ना अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर दें और लाइफ इज सेट। ठीक है। अच्छा हसन भी मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, मुझे लगा कि मल्टीटास्किंग करनी चाहिए। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। ओके, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? ओके, मल्टीटास्किंग, अब मैंने बताया ना कि हम फोकस जब करते हैं तो हमें एक टास्क पे फोकस करते हुए, कुछ लोग कहते हैं 7 मिनट्स लगते हैं, कुछ 9 मिनट्स लगते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं 22.5 मिनट्स लगते हैं आपको ओके। एक टास्क पे ना रिफोकस करने में। और ये बात मैंने अपने अंदर बहुत दफ़ा नोटिस की है कि मुझे बहुत टाइम लगता है अगर मैं एक तरह से दूसरी जगह शिफ्ट होता हूँ ना। अब मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन मैं ना थोड़ी सी चेंज करके आपको बताता हूँ कि मल्टीटास्किंग में ये है कि आप एक ही काम के ऊपर हैं लेकिन 2-3 स्क्रीन्स के ऊपर हैं, उसको मैं मल्टीटास्किंग कहता हूँ। जिस तरह हम मैकबुक ओपन कर ली, साथ एक स्क्रीन लगा दी, मोबाइल के अंदर भी, लेकिन काम एक ही हो रहा है जो तीनों में एक साथ चल रहा है, उस पर हम फोकस्ड हैं। ये नहीं है कि मैक पे अलग कुछ चल रहा है, स्क्रीन पे कुछ अलग चल रहा है, मोबाइल पे आप कुछ अलग देख रहे हैं, वो मल्टीटास्किंग है। और मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। आपका फोकस एक तो बिगड़ेगा, किसी एक चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे, कोई एक चीज़ एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएंगे ठीक तरीके से।
फेयर इनफ। ठीक है, प्रोडक्टिविटी किल्स, मल्टीटास्किंग किल्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक फोकस बेहतर करने के लिए भी मैं एक टेक्निक शेयर करता हूँ, उसका नाम है द पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, ये बड़े अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं यार आज। सिर्फ नाम इनके अजीब हैं, इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत सिंपल हैं। Okay. अब इसके अंदर ये होता है कि आप ना, इसके कुछ सेट्स हैं, 25 मिनट्स आपने काम करना है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे, उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। आधा घंटा गुजर गया आपका, 5 मिनट की ब्रेक के अंदर आपने ये नहीं करना कि आप मोबाइल उठा के रील सॉल्व करें, नहीं, उठें बाहर पानी पी लें, एक दो पुशअप्स लगा दें, जो भी आपको बेहतर लगे। वॉशरूम ब्रेक ले लो। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। फिर दोबारा 5 मिनट बाद 25 मिनट काम करें, 5 मिनट की ब्रेक। इसको आपने 4 दफ़ा रिपीट करना है, आपके 2 घंटे चले जाएंगे। 2 घंटों में आप देखिएगा कि आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही बिगनर्स है ना, जो बिल्कुल अपने जो 5 मिनट भी काम नहीं कर सकते, ये उनके लिए कि एटलीस्ट पहली दफ़ा ना 25 मिनट तक काम करके देखो, उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक लो, फिर 25 मिनट, इस तरह ना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्ड करो। और उस 5 मिनट में स्नूज ना हो। बस स्नूज ना हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने 20 मिनट की एक लॉन्ग ब्रेक लेनी है। ओके। उसके बाद फिर आपने उस साइकिल को रिपीट करना है एज मच एज यू कैन। आपकी जितनी एनर्जी है, आपके जितने भी नंबर ऑफ टास्क हैं, उस हवाले से ना आप इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टेक्निक मैं आज से 4 साल पहले से यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं इस तरह करता था, मैं ऐसा बंदा था जो ना 5 मिनट कोई लेक्चर नहीं सुन सकता। ये 4 साल पहले की बात है कि मैं कोई यूट्यूब की वीडियो, मुझे नींद आना शुरू हो जाती थी। मुझे क्लासरूम के स्कूल के लेक्चर में मुझे याद है मुझे नींद आती थी। ठीक है, मैं बड़ी मुश्किल से ना वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता था। कॉलेज लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसा होता था, लेकिन फिर चीज़ें बेहतर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जब इस चीज़ को मैंने अप्लाई किया ना, तो उसके बाद मेरी फोकस जो था वो टाइम बेहतर होता गया। अच्छा, उसके बाद अब आप कहते हैं कि भाई 25 मिनट तो बहुत कम टाइम है मेरे लिए, मैं तो ये बड़ी इजीली काम कर लेता हूँ। 50 मिनट्स तक चले जाएं आप, 50 मिनट्स का काम, उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक, 1 घंटा पूरा हो गया। इस तरह के 4 शिफ्ट्स कंप्लीट करो, फिर आधे घंटे की ब्रेक करो। फेयर इनफ। अगर आप कहते हैं कि भाई ये भी मेरे लिए कम है, तो जो मैं अब आजकल में यूज़ कर रहा होता हूँ वो 1.5 घंटा या 2 घंटे तक होता है। 2 घंटे तक बिल्कुल ही काम, उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक, 5 मिनट की ब्रेक, जैसे भी, उसके बाद फिर 2 घंटे 1.5 घंटे की ब्रेक और काम, उसके बाद 10-15 मिनट की ब्रेक। डिपेंड करता है कि भाई पहला सेशन में मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी तो मैं 2-3 घंटे एक साथ बैठ गया। मेरा आज तक सबसे ज़्यादा फोकस टाइम 5.5 घंटे रहा है। मतलब 5.5 घंटे तक मैं एक ही जगह पे बैठ के एक ही टास्क पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये पिछले साल की बात है। ठीक है, ये टाइम तो टाइम ना वेरी करता है कि भाई अब मेरा टोटल स्क्रीन टाइम होगा 13 घंटे 14 घंटे पिछले लास्ट वीक का ऑन एवरेज, बट उसमें ये होगा कि मैं उसके साथ साथ ब्रेक ले रहा हूँ। मैं एक साथ 13 घंटे नहीं बैठा। ठीक है, मैं ब्रेक्स के साथ बैठा हूँ, 2 घंटे बैठ गया, फिर 5-7 मिनट और भी काम करके फिर 2-3 घंटे बैठ गया, इस तरह सीन था। ये नहीं कि मैं टोटल 13 घंटे ही स्क्रीन देख रहा था, नहीं, आप नहीं बैठ ही नहीं सकते इतना ज़्यादा टाइम ऐसे। ठीक है, आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी और बाकी चीज़ें भी होंगी, तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा हसान भाई, फोकस मैनेजमेंट। व्हाट डू यू थिंक कि आज के दौर में जहाँ पे लोगों का अटेंशन स्पैम है और जो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट चल रहे हैं, और स्पेशली स्मार्टफोन जो हमारे हाथों में एक टूल, इसको है तो एक टूल, लेकिन हम लोगों ने उसको पता नहीं क्या ही बना ली है। इस ज़माने में फोकस करना अपने काम पे कितना मुश्किल है और हम किस तरीके से अपनी फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं? फोकस करना बहुत आसान है, ऑलरेडी हम फोकस्ड हैं। हैबिट जोन की भी कोर फिलॉसफी के अंदर मैंने वो ऐड किया हुआ है कि हम ऑलरेडी कंसिस्टेंट हैं बट एट द रॉन्ग थिंग्स। तो वही चीज़ें हमने थोड़ी सी ठीक करनी है। कंसिस्टेंट हमें रहना आता है। मुझे याद है कुछ मेरे दोस्त हैं, उनकी 1000 डेज की स्ट्रीक है स्नैपचैट पे। ठीक है, तो यार 1000 डेज की स्ट्रीक कहीं और भी बनाते तो फिर मुझे भी समझ आती। ठीक है, तो कुछ फायदा भी होता। कुछ फ़ायदा भी होता। ठीक है, तो लोग ऑलरेडी कंसिस्टेंट हैं बट एट द रॉन्ग थिंग्स। अब हमने बस कंसिस्टेंट होना है एट द गुड थिंग्स। ठीक है, जो हमें वाकई फ़ायदा दें। और वो हम कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? गुड क्वेश्चन बद्राष्ट्र भाई, गुड क्वेश्चन।
इसके लिए पहले तो मैंने अभी ऑलरेडी चीज़ें कुछ बता दी कि भाई एक पोमोडोरो टेक्निक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स के अंदर ना डिफरेंट और टेक्निक्स भी आती हैं, जिस तरह पैरा मेथड है, ठीक है, इसको नहीं रिकमेंड करूँगा मैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक आम बंदे के लिए। इसके अलावा 80-20 प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं। वो ये कहता है कि आपके जो 20% ऑफ द काम है ना, जो आपका वर्क है, वो आपके 80% ऑफ द रिजल्ट्स लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। 80-20 प्रिंसिपल को हम कहते हैं द प्रेटो प्रिंसिपल। नाम आप फिर कहेंगे कि थोड़े से अजीब से हो गए हैं। इसके ऊपर एक प्रॉपर बुक लिखी हुई है, द 80-20 प्रिंसिपल। आई विल रिकमेंड कि आप वो भी पढ़ें, ठीक है। इसका एक सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो यही है कि भाई आपके जो 20% के जो काम है वो आपके 80% रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, दैट्स इट। आपके जो 80% जो काम है वो आपकी 80% अर्निंग लेके आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद एक और जो लॉ है उसका नाम है पार्किंसन लॉ। नाम फिर अजीब सा हो गया, ठीक है। उसमें ये कहते हैं कि यार आप अपने आप को एक डेडलाइन दें। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि प्रेशर इज़ द प्रिविलेज, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि आप अगर खुद को कहेंगे ना कि यार अब एक काम है, मुझे उस पर लगेगा कोई 2-3 घंटे, और आप बड़े कंफर्ट में कह रहे हैं कि यार 2-3 घंटे लगा दूंगा मैं इसको काम करने में, लेकिन एक्चुअल में वो काम 30 मिनट्स में हो जाता अगर आप अपने आप को डेडलाइन देते। टू बी ऑनेस्ट, आप अपने आप को रियलिस्टिकली डेडलाइन दें कि यार ये स्पेसिफिक काम मुझे आधे घंटे में करना है, आप आधे घंटे में कर लेंगे वो 2.5-3 घंटे वाला काम। पार्किंसन लॉ यही कहता है। और जिस तरह इलॉन मस्क की लेकिन वो क्या वो थ्योरी उतना है, इफेक्टिव होगा? यस है इफेक्टिव, ठीक है। इलॉन मस्क की एक थ्योरी आप लोगों ने सबने सुनी होगी कि यार वो कहते हैं कि अपने 10 साल के गोल से सेट करो, उसके बाद उसको ये देखो कि मैं अगले 6 महीनों में इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ। वो कहते हैं मे बी आप वो ना कर सको अचीव, बट आप बहुत अच्छी मेहनत शायद मे बी 4-5 साल का आप अपना निकाल लोगे काम, ठीक है। तो पार्किंसन लॉ भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि यार आप अपने आप को एक जब डेडलाइन दोगे ना तो आपका टाइम बचेगा। प्रेशर आएगा, प्रेशर इज़ द प्रिविलेज। जब प्रेशर आएगा तो काम होगा फेयर तो इनफ, सब चीज़ें ऑलरेडी बेहतर हो जाएंगी। फेयर इनफ। काम के अंदर भी ये हो रहा होता है कि यार एक चीज़ में आप लगे हो ना, उसके बाद फिर आपको आइडिया होता है कि यार इसमें मैं मज़ीद भी कर सकता हूँ, इसमें मज़ीद भी कर सकता हूँ। अब हमारे साथ भी ऐसे सीन होता है, कोई हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि यार कोई चीज़ हमें एक दफ़ा आइडिया नहीं थी, बट हमें जब नज़र आ गई ना कुछ चीज़ें, यार इसमें तो हम ये भी कर सकते हैं, इसमें हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। जब काम करने बंदा बैठता है तभी चीज़ें खुलना स्टार्ट होती हैं। इससे पहले आप जितनी भी रूटीन सेट कर लें अपनी, सब कुछ कर लें, लेकिन जब तक आप बैठ के काम नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ आएगी कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। फेयर आप इनफ। कहेंगे कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझसे काम नहीं होता। थोड़ा सा काम करके देखो, फिर अपनी वो लूप पैटर्न्स को स्टडी करो कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, एक्चुअली में क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। किस वजह से मैं फ़ेल कर रहा हूँ, क्या लूप साइकिल्स हैं जो बार बार मेरे साथ रिपीट होते हैं उसकी वजह से मैं फ़ेल हो जाता हूँ। क्या लूप साइकिल्स हैं जिनकी वजह से मैं वापसी उसी ज़ीरो पे आ जाता हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद फिर ज़ीरो पे आ जाता हूँ, फेयर इनफ। ठीक है। इसके अलावा और द 2 मिनट रूल एक है। वो ये कहता है कि यार आप ये देखो कि कोई ऐसा काम आप कर लेते हो, आपको याद आया कि ये काम मैंने करना है, या तो आप उसको लिख लो। अगर तो वो 2 मिनट के अंदर अंदर हो सकते हैं, लेट से किसी को कॉल करके, जैसे मैंने उस दिन आपको कॉल कर ली डायरेक्ट, मैंने आपको कहा यार अवेलेबल है तो कॉल कर लेते हैं, टाइम सेट कर लेते हैं। अब ये हमारी कब से आपने मुझे मैसेज किया था, मैं आई बताता थिंक हूँ आपको। मार्च की बात है। अप्रैल के अंदर, 24 या 25 अप्रैल को, ठीक है। अप्रैल मैंने कहा कि यार मई जून के अंदर करेंगे एंड में जाके। तो अगर हम उस टाइम शायद कोई डिस्कस कर लेते तो हम फिर जल्दी कर लेते। जल्दी कर लेते। तो जून से फिर जुलाई आ गया। जुलाई भी मैंने ये कहा कि यार एंड इस चल संडे रहे। हमने करना है, ठीक है। तो फिर आज हो गया इंच, ठीक है, फाइनली। माशाल्लाह फाइनली। तो वो अगर हम पहले से ही अपने आप को वो एक देते हैं ना कि यार ये करना है मैंने, तो हम कर लेते। पार्किंसन लॉ भी डिफाइन कर दिया मैंने, और 2 मिनट रूल भी, कि भाई उसी वक्त मुझे आइडिया है कि यार मैं आपको कॉल कर लूँ, कॉल पे हम ज़्यादा इजी डिस्कस कर लेंगे। 2-3 मिनट की हमने कॉल की, उस पर हमने डिस्कस कर लिया कि यार इस टाइम ये ट्रू। कल का ये वाला टाइम सेट करते हैं और करते हैं इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से हो गया।
फेयर इनफ। ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो आप 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं तो आप उसको फ़ौरन कर लें। ठीक है, वरना वो डिले हो जाएगा, फिर वो जो डिले चीज़ें हैं ना, वो एक क्लटर बनाता जाएगा आपके अंदर, और फिर वो क्लटर, फिर माइंड क्लटर, टास्क क्लटर, इन्वायरमेंटल क्लटर, वो सारी चीज़ें फिर आपकी ख़राब हो जाएंगी। फिर फेयर आप उसी लूप पैटर्न्स के अंदर आके फिर वही फेल हो जाएंगे। फेयर इनफ। अच्छा, आपको मैंने देखा है कि आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट से बुक्स की बहुत सारी बातें की हैं, हम्म। ठीक है। तो माशाल्लाह आप बुक्स पढ़ते भी बहुत हैं, और बिल्कुल। आप उसको अ, बताते भी हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं बुक रीडिंग हम्म। को, जो कि फ़ायदामंद भी है। लेकिन आज के दौर में आपको क्या लगता है कि बुक्स पढ़ना इतना आसान है, जबकि फिजिकल बुक्स की जगह पे ई बुक्स आ गई हैं, और मोबाइल फ़ोन, आपके फ़ोन के अंदर बुक आ गई है, तो क्या हम्म। उन ई बुक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस हो सकता है? डेफिनेटली नहीं हो सकता, बट हम किस तरह से फिजिकल बुक्स को दोबारा से लेके आ सकते हैं? हम्म। अच्छा, मैं ना आप लोगों को अपनी जर्नी बताता हूँ, बुक्स के साथ मेरी जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई थी। मैंने कभी भी इंस्टा यूज़ नहीं किया था एज सच। ठीक है, इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी नहीं यूज़ किया था मैंने। आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ना मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार इंस्टा पे आ जाओ। इंस्टा पे आया तो जब प्रोफाइल आप क्रिएट करते हो तो डिफरेंट ना वो चीज़ें आ रही होती हैं। तो उस तरह ना मुझे कोर्स और इस तरह की चीज़ें आ रही होती थी। जो सबसे पहली प्रोफाइल मैंने फॉलो की थी ना, वो थी लाइब्रेरी माइंडसेट। ठीक है, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है, द आर्ट ऑफ लेजीनेस। ओके। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बुक है, 80 पेजेस हैं आई थिंक उसके। उसके अंदर सारा कुछ है, प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, एक एक चीज़ उसने बता दी वहाँ पे। मतलब आई विल रिकमेंड कि अगर कोई छोटी सी बुक पढ़ के सब कुछ सीखना चाहता है तो आर्ट ऑफ लेजीनेस पढ़ ले। अच्छा, उस ऑथर की ना मैं पोस्ट बार बार देखता रहता था। वो डिफरेंट बुक्स की बात करते थे, डिफरेंट चीज़ों की बात करते थे। फिर उस जब मैं उनकी पोस्ट के साथ लाइक्स कर रहा था ना, तो इस तरह डिफरेंट और भी मुझे आना शुरू हुई एल्गोरिथम की तरफ से। फिर एक एलेक्स बुक्स से, बुक हब्स था, बुक बेंस से। ठीक है, इस तरह की डिफरेंट प्रोफाइल्स मेरे पास आना शुरू हुई। फिर मुझे पता चला कि एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स। फिर मुझे पता चला एक बुक है ईट डैट फ्रॉग। फिर मुझे पता चला एक बुक है इकिगाई। फिर मुझे पता चला एक बुक है रिच डैड पुअर डैड। मेरे 4 बुक्स का पता चला तो मैंने ऑनलाइन देखा, और एक बहुत पुराना स्टोर था, अब वो नहीं है इस वक्त, पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहे। मैंने वहाँ से वो बुक्स ऑर्डर की। ये बात है आज से शायद 3 साल पहले की। मैंने अपनी सबसे पहली बुक पढ़ी एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है, अब मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है? सोशल मीडिया से। इंस्टाग्राम मुझे से। कभी बुक्स का नहीं आइडिया था कि ये बुक्स भी एग्जिस्ट करती हैं या किस पर्पज़ के लिए एग्जिस्ट करती हैं। मैंने कहा एटॉमिक हैबिट्स की बहुत हैबिट्स के बाद भैया लेट्स गो फॉर इट, पढ़ते हैं इसको, क्या है बस बुक के अंदर। एटॉमिक हैबिट्स पढ़ना स्टार्ट की। छोटी छोटी आदतों के ऊपर उसने बात की, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। ठीक है, इस तरह की बातें उसने की। फिर उसने बताया कि गुड हैबिट्स किस तरह फॉर्म होती हैं, बैड हैबिट्स को हम किस तरह ब्रेक करते हैं। फिर हैबिट स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह है कि एक हैबिट के ऊपर हम एक और हैबिट किस तरह स्टैक कर रहे होते हैं। हैबिट्स के ऊपर भी हम एक पॉडकास्ट कभी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, डेफिनेटली, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बहुत सारी उसके अंदर बातें मुझे सीखने को मिली, और उसके अंदर उसको बुक को मुझे पढ़ते हुए को 2-3 महीने लग गए थे। अच्छा। ठीक है, वो इट्स अ मेरी सबसे लेंथी बुक। पहली बुक थी, नहीं 250 पेजेस है। ठीक है, और ये है कि मैं अब बताता हूँ कि भाई इफेक्टिवली आप किस तरह रीड कर सकते हो, ये हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि मैं न्यू था, मुझे 2.5-3 महीने लग गए एक बुक को पढ़ते हुए, क्योंकि मुझे ऑथर के साथ भी कनेक्ट होना था। मेरी इंग्लिश भी उस वक्त कोई अच्छी नहीं थी। मैं ये करता था कि मुझे लफ्ज़ समझ नहीं आते तो मैं मोबाइल पे गूगल खोल के देखता था कि यार इसकी ये लफ्ज़ क्या है, क्या मतलब है हाँ इसका? इसका मतलब क्या है। ठीक है, वोकेबलरी भी हाँ। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑब्वियसली बिल्ड होती है। फिर वो बुक ख़त्म की, फिर मैंने बुक शुरू की ईट डैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत अच्छे ऑथर हैं, उनके आप ना डिफरेंट यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं। गोल सेटिंग के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर इज़ द टॉप का है। ओल्ड स्कूल गाया है, टॉप का है। ईट डैट फ्रॉग के मेन जो शुरू के पेजेस है ना, उनमें 2 रूल्स उसने कहे थे कि अगर आपने कोई बहुत बड़ा काम करना है ना, लेट से, उसको फ़ौरन कर दो एक तो। दूसरा ये कि आपने 2 फ्रॉग्स खाने हैं ना, फ्रॉग्स का मतलब था उसका टास्क, तो उसमें से सबसे बड़ा वाला पहले खा लो। मतलब सबसे बड़ा काम अपना पहले कर लो,
जो छोटा काम है वो बाद में कर लो, जो मतलब मुश्किल काम है पहले वो पहले करो, वो कर आसान लो। फिर बाद में करते रहना। ठीक है। उसके अंदर ही ना मैंने सारे प्रोडक्टिविटी के सिस्टम्स पढ़े। आई थिंक उसके अंदर कोई 21 या 22 डिफरेंट रूल्स बताए गए हैं उस बुक के अंदर, सिंगल बुक के अंदर, कि भाई आप किस किस तरह अपनी चीज़ों को सेट कर सकते हो। उसमें एक रूल था सेट द टेबल। ठीक है। अपनी टेबल सेट करें, जब आपकी टेबल सेट होगी ना तो आपको काम करने का दिल भी करेगा। ठीक है। Fair enough. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस हुई। फिर इकिगाई मैंने पढ़ी। इकिगाई इज़ लाइक आपकी लाइफ का पर्पस। एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है ये इकिगाई। ठीक है। कि भाई आप क्या करना चाहते हो। उसने भी चार वहाँ पे फेजेस बनाए हुए हैं कि आप जो काम करना चाहते हो क्या वो आपको पसंद है, आपको प्रोफेशन में आ रहा है, हाँ। दुनिया वो पसंद कर रही है और दुनिया उसके लिए पे भी कर रही है। अगर वो सब चीज़ें उसके अंदर अलाइन हो जाती हैं तो वो आपके पर्पस ऑफ लाइफ निकल आता है। ठीक है। Fair उस enough. बुक के अंदर एक और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा, फ्लो का। एक फ्लो स्टेट होती है इंसान की, उसके अंदर वो ऑपरेट कर रहा होता है कि लाइक यार मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, तो अब पिछले हम 1-2 घंटे से बैठे हैं यहाँ पे, तो हम एक फ्लो के अंदर आए हुए हैं कि यार हम बातें कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। ठीक है। अब फ्लो का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक काम में इंटर हुए और आप बड़ी इजीली स्मूथली उस काम को करते हुए जा रहे हैं। फ्लो मैंने वहाँ पढ़ा, लेकिन जो मैंने एक्चुअली में उसको एक्सपीरियंस किया ना वो मैंने किया है कुकिंग के अंदर। आई लव Okay. कुकिंग। मेरे से अच्छी बिरयानी आपको कोई नहीं खिलाएगा। ठीक है। तो अब जब मैं कुकिंग करता हूँ ना तो वो कटिंग, प्याज की, टमाटरों की कटिंग, अब लेट्स से मैं बिरयानी ही बना रहा हूँ लेट्स से, तो प्याज की कटिंग, उनकी चॉपिंग जो है ना एक्चुअली में उनको कितने पीसेस में कट करना है, हाँ। वो सारी चीज़ें, फिर टमाटर की कटिंग, डिफरेंट चीज़ें, मसालों की स्मेल, उनकी खुशबू से अंदाज़ा लगाना। वो एक प्रॉपर फ्लो स्टेट चल रहा होता है, उसके अंदर मैं रिलैक्स होकर अपना काम कर रहा होता हूँ। मुझे कोई That's भी, your therapy. हाँ थेरेपी है यार मेरी। ठीक है। वो बुक्स और कुकिंग मेरी थेरेपी है। Nice. ठीक है। अब मुझे कोई भी काम में मैं डिस्टर्ब हूँ, कुकिंग करूँगा मैं बैठ के या मैं बुक पढ़ूँगा, ये दो काम मैं कर रहूँगा जब मैं इंतहाई डिस्टर्ब होऊंगा। ठीक है। तो फ्लो स्टेट का एक कॉन्सेप्ट वहाँ से पढ़ा। फ्लो के ऊपर एक ऑलरेडी एक बुक भी लिखी है, फ्लो, आप इसको सर्च करेंगे ना तो एक इसके ऊपर एक अलग से बुक भी है। अच्छा, फिर एक रिच डैड पुअर डैड थी, वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। वो मैंने शुरू से बताई कि वो अब थोड़ी सी आउटडेटेड फील होती है, बट उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। Okay. अब आपने क्वेश्चन किया था कि भाई अब कोई नया बच्चा बुक पढ़ना चाहता है तो वो किस तरह क्या शुरू करे, टेक्निक्स है? क्या टेक्निक्स हैं। आज से 3 साल पहले भी मैं एक सेम बात कहता था, आज भी मैं वही कहूँगा कि यार आपने बुक पढ़ना स्टार्ट करनी है ना, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ई बुक्स की मैं बात कुछ यूँ करूँगा कि यार मोबाइल पे ऑलरेडी इतना सब कुछ ना वो ख़राब हुआ हुआ है। ठीक है। तो हम वो मोबाइल पे अगर करते हैं तो ये नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, उस तरह का फोकस नहीं बन पाता। फिर सॉरी, फिजिकल बुक्स का ये सीन है कि जब हमारे सामने कोई चीज़ होती है, हाथ में कोई चीज़ होगी ना, तो हमें आइडिया होगा यार ये चीज़ हमने पढ़नी है, आप उससे कनेक्ट कर सकते कनेक्ट हैं। कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर करना यूँ है, टेक्निक ये है कि आपने ना पहले दिन, क्योंकि आपकी ना इंग्लिश अच्छी है ना, आप पढ़ते हुए बुक खोलते ही हमें शुरू से ही नींद आना शुरू हो जाती है। अब बुक पढ़ेंगे, खोलेंगे हम, ठीक है लेट्स से, और आपने सिर्फ 2 पेजेस पढ़ने हैं बैठ के ओके। पहले दिन। एक हफ्ता आपने कोशिश यूँ करनी है कि आप 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक एक रूटीन बना लें कि 5 मिनट तक तो पढ़नी ही पढ़नी है बुक, जो मर्जी हो जाए, उसमें आप 1 पेज पढ़ो या 2 पेज पढ़ो, लेकिन पढ़नी है आपने 5 मिनट तक। कोशिश ये करनी है कि इन द एंड ऑफ द वीक, बाय द एंड ऑफ द वीक आप उसको 10 मिनट तक ले आओ। ठीक है। कि वो 1-1 मिनट रोज़ का ऐड करते जाओ। ठीक है। अगले हफ्ते आपने ये ट्राई करना है कि उसको 15 मिनट तक ले आओ। कंसिस्टेंट रहना, दैट्स इट। कि भाई अब मैंने एक दिन शुरू किया, मैं अगले दिन नहीं पढ़ रहा, तो फिर तो भाई बात गलत है। आपको रोज़ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा टाइम ऐड करते जाओ, 1-1 मिनट रोज़ का ऐड करते जाओ। इस तरह 1 महीने के बाद ना आप उसको लिमिट कर दें 30 मिनट्स तक। 30 मिनट से ज़्यादा ना आपको ज़रूरत है। ठीक है। आप अपनी खुशी से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट 30 मिनट्स के अंदर आप और इनफ। इजीली, हाँ इजीली आप 10-12-15 पेजेस इजीली कवर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है कि आप ना शुरू से स्टार्ट करें,
पहले आप 1-2 पेजेस पढ़ना शुरू करें जितना आपको समझ आता है। ये नहीं कि 5 मिनट के अंदर आपने 5 पेजेस पढ़ के दिखाने, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप 5 मिनट में 2 पेजेस पढ़ लेंगे, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। इंट्रो पढ़ लो, 10 पेजेस पढ़ लो, जो भी आपको बेहतर लगता है आप वो पढ़ना शुरू करो। पहले वो बुक्स पढ़ना शुरू करो जो आपको अच्छी लगती हैं, फिर उन टॉपिक्स पे नीच डाउन हो जाओ कि यार इस पे मुझे बिजनेस पढ़ना है मुझे। ठीक है, तो बिजनेस की बुक्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, फाइनेंस के ऊपर जो बुक्स हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। तो पहले तो मैं अपनी रीडिंग हैबिट एक दफ़ा बना लूँ ना, उसके बाद फिर मैं डिफरेंट नीशीज़ में जाके वो बुक्स पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा एक आइडिया है कि भाई 1-1 मिनट 2-2 मिनट ऐड करते जाएं, एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आपकी एक बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और ये होगा कि आपकी एक रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। बेहतरीन ठीक है, और आपके लिए मैं एक बुक भी लाया हूँ, ब्लिंक। सर, ठीक है, थैंक यू। ये है कि भाई पहली नज़र के अंदर ना हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसका ना हम एक अपने माइंड के अंदर एक इमेज बना लेते हैं। ये बुक आपको वो चीज़ सिखाएगी कि यार पहली नज़र के अंदर आपकी जो गट फीलिंग है आपने कब उस पर ट्रस्ट करना है कब नहीं करना, कब वो चीज़ वाकई होगी कब वो नहीं होगी। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे हसन भी थैंक यू सो प्रिंसिपल्स मच हैं। फॉर दिस। मैं शुक्रिया, इंशाल्लाह इसको आज इंशाल्लाह, से ही स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह, और आई विल डेफिनेटली गिव यू रिव्यू टू। इंशाल्लाह, थैंक इंशाल्लाह। यू सो मच वंस अगेन। जज़ाकल्लाह। हसान भाई, हम अपने रैपिड फायर की तरफ आते हैं। रैपिड फायर के इंशाल्लाह। बाद एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। रैपिड फायर में सबसे पहला सवाल आपसे ये है, इसमें आपने जस्ट यू हैव टू गिव द आंसर नॉट एक्सप्लेनेशन। सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी क्या है? सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी ये है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है और आपकी जो वर्क लाइफ है वो एक दूसरे के साथ मिसमैच ना कर रही हो। ओके, सबसे बड़ी सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन। सबसे बुरी एडवाइस जो आपको अब तक मिली है? इस पे तो सोचना पड़ेगा। सबसे बुरी एडवाइस कि भाई बड़े हो जाओगे गवर्नमेंट तो, जॉब कर लो। नहीं बड़े हो जाओगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा। सबसे अच्छी एडवाइस आपको जब तक मिली है? सबसे अच्छी एडवाइस, स्टे कंसिस्टेंट विद योर गोल्स। ओके, मॉर्निंग रूटीन या नाइट रूटीन? मॉर्निंग। बुक्स या मेंटोर? बुक्स। मेंटोर ऑलवेज। नहीं। ये बुक के अंदर देखो ना, आप एक बंदे ने 40 साल या 20 साल की पूरी ज़िंदगी की अपनी तहरीरें, अब जैसे मैलकॉम ग्लैडवेल है, हाँ, इसने अपनी पूरी बुक की पूरी ज़िंदगी की अपनी जो लर्निंग्स थी वो इस बुक के अंदर शेयर कर दी हैं। नाइस। इस तरह हम डिफरेंट लोगों के स्टडीज़ को पढ़ सकते हैं। ओके, डिसिप्लिन या मोटिवेशन? ऑलवेज डिसिप्लिन। फोकस या कंसिस्टेंसी? ये इस पे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो फोकस एक अलग चीज़ है, कंसिस्टेंट रहना एक अलग चीज़ है। फोकस, ये तो कोई सवाल नहीं बनता ओके, यार। आर यू इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? मिक्स ऑफ। मैं, एम्बीवर्ट? हाँ, ओके, स्किल या पर्सनल ब्रांडिंग? बहुत। बट पर्सनल व्हाट ब्रांडिंग के फर्स्ट? बगैर स्किल, स्किल होगी तो पर्सनल ब्रांडिंग करोगे, उसके बाद ही आप कुछ अच्छा लोगों को भी दे सकोगे। ओके, सक्सेस या सुकून? हम्म सक्सेस के अंदर भी सुकून है। सुकून यही है कि आप सक्सेसफुल हों, दोनों चीज़ें एक साथ ही हैं ये। पैसा या इज्जत? इज्जत। इज्जत वाला पैसा। इज्जत वाला पैसा। ओके, बेहतरीन। अच्छा, ओके। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू मोहम्मद हसन? व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू मोहम्मद हसन, कि भाई अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो जाओ। और लाइक मैं हूँ ना, अपनी बात करता हूँ कि अब मुझे पता है कि यार मैं क्या हूँ, मेरी क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। ठीक है, मैं अपने आप के साथ खुद का कंपैरिजन करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें ना बिल्ड करना स्टार्ट करूँगा। मैंने किसी के साथ कभी कोई कंपैरिजन नहीं करना कि यार आप क्या कर रहे हो, मुझे नहीं ओके, परवाह। ठीक है, आप अपनी लाइफ में अपने साथ रहो, मैं अपने साथ रहूँगा। ठीक है, तो फेयर वो इनफ। अपने साथ का जो कंपैरिजन है ना, मुझे बस वो करते जाना है और फिर मैं वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपनी बनाता ओके, जाऊँगा। यू मीन टू से यू जस्ट हैव टू बी बेटर फ्रॉम वर्जन ऑफ योर योर सेल्फ। ओल्ड वर्जन। यस। बेहतरीन। हसान भाई, हम इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह। पॉडकास्ट ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया बिल्कुल। है। इंशाल्लाह एक अभी तक का सबसे लंबा अब पॉड। तक का सबसे लेंथी पॉडकास्ट जो है वो हमारा ये वाला पॉडकास्ट किया है, लेकिन आई बिलीव ये वर्थ इट था। वर्थ था। ट्रस्ट मी ब्रो, ये वर्थ इट था। और इंशाल्लाह हम हसान भाई के साथ एक नया एपिसोड भी प्लान कर रहे हैं
ऑन इंशाल्लाह। डिफरेंट टॉपिक्स, जिसमें एआई ऑटोमेशन भी है, बुक्स भी Obviously. हैं और कुछ और स्किल्स भी हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे उस एपिसोड में। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी आएगा। और आज के इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा हसान भाई से बात करके, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। हाँ, अल्फाज थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन जो प्रिंसिपल्स थे, जो अंदर की बातें थी, दैट वाज क्वाइट अमेजिंग और समझने वाली बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आई होंगी। हसान भाई, once again thank you so much for coming, thank you जज़ाकल्लाह। so much for your time and thank you so much for this precious gift। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फायदा होगा इसका, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अभी चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। आज के एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आप सब लोगों से एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें जवाब दे, क्योंकि हम सवाल उठाते रहेंगे और जवाब लेंगे। दिस इज मलिक इस्माइल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।